I am Ajay Goyal, co-convener or Reward CP Study Circle of. I welcome Mr. C. Raji Agrawal, convener of Reward, President of Reward Chartered Accountant Sri Pawan Agrawal ji, C. Sharad Agrawal Paliwal ji, past chairman of ICI Agra branch of ICIRC ICI, और हमारे प्रेसिडेंट चेयरमैन सर और सी नीरज गुप्ता जी, चेयर ऑफ CIRC ऑफ ICI, और हमारे स्पीकर हैं श्री मोहित गुप्ता जी। मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, और आई रिक्वेस्ट टू CA राजीव अग्रवाल जी फॉर ए फ्यू वेलकम एड्रेस ऑफ आवर सेशन। Thank you, Rajesh. Myself, C. Rajiv Agarwal, convener, Firozabad Study Circle of CIRC of ICI. मैं अपने और अजय के बिहाफ पर अपने CIRC के चेयरमैन CA नीलेश गुप्ता जी और हमारे जो आज के स्पीकर हैं नोएडा से CA मोहित गोलचा जी, इन सब आप दोनों का मैं बहुत वेलकम मतलब आभार व्यक्त करता हूं और आप लोगों को वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पर जो है और हम लोगों का जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट करके, और हमारा जो अभी फिरोजाबाद स्टडी सर्कल है सर, बहुत छोटा स्टडी सर्कल है, और अभी जो है ये जूम मीटिंग्स के हम लोगों के ये प्रयास हैं कि थोड़ा सा इससे जो है जितना हमसे ज्यादा मेंबर्स जुड़ सके, और जितना हमारा जो इस स्टडी सर्कल का ये प्रयास है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनका जितना नॉलेज एनहांसमेंट हो सके, जितना उनके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके, उसके लिए ये हम लोगों के ये प्रयास हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी चलकर हमारे साथ और भी सदस्य जुड़ते चले जाएंगे, और हमारा ये फिरोजाबाद स्टडी सर्कल जो है आप लोगों के सबके सहयोग से ये आगे चल के और भी सफल होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वापस अजय गोयल जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू सर। Thank you, sir. Now I welcome CA नीलेश गुप्ता जी, चेयरमैन ऑफ CIRC ऑफ ICI। उनको कोई परिचय की जरूरत नहीं है, वो हमारे चेयरमैन है हमारे रीजन के, और he was elected as youngest ever executive member in 2013 of Indore branch of ICI. And now he is chairman of Central Council. He was also chairman of Spark Foundation, vice president of MAF Falodi Foundation, and he is assistant secretary at Vaishya Mahasammelan Indore, member of Indore Management Association, member of Aweb Sports Club, member at various associations like Trade, Commerce and Trade, Nagar Sampark Pramukh. He is managing partner of Spark and Associate Chartered Accounting, CA firm having presence in 11 states and with exclusive 13 branches and 23 exclusive partners. He is director of Spark Management Consulting Service Private Limited. He is chartered accountant from ICI, got membership in the year 2006, certified forensic auditor from ICI, and qualified to be an independent director. I request CA Nilesh Gupta ji, chairman of CIRC, for a few words. Thank you, sir. Thank you very much. Respected Rajiv Agrawal ji, convener of Firozabad branch. Respected Ajay Goyal ji, deputy convener. Respected Sharad Paliwal ji, my elder brother from Agra, past chairman. Respected Pawan Agrawal ji, Anuj Sharma ji, today's learned speaker from Noida, CA Mohit Golecha ji, and very respected all the viewers of Firozabad CP study chapter. Very good morning to all of you. It's indeed pleasure of mine कि आप सबसे मैं इस तरह से इंटरेक्शन करने का मौका मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिला। वैसे तो मेरे प्रयास रहेगा कि जैसे ही सब कुछ नॉर्मल रहे तो मैं जरूर से आपके यहाँ पर एक विजिट करूं, सो दैट हमारे जो इंटीरियर्स हैं जहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नंबर्स कम हैं, वह लोकेशन भी, वह चैप्टर्स भी हमारे स्ट्रेंथन हो सकें, और वहां पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी का एक
जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ पाए। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम जूम के माध्यम से बिना किसी हेजल के आज हम सब यहाँ पर मिल पा रहे हैं। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट टू द ऑर्गेनाइजर कमिटी कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा है। और ये एक बड़ा अच्छा, हमेशा खुशी का, हर्ष का विषय रहता है कि जब जो हमारा छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वह भी प्रोग्राम करते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर वो मेंबर कम है तो वो छोटे हैं या वो नहीं कर सकते। आप सब इतने अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेंबर जूम प्लेटफॉर्म होने के बावजूद, होने के कारण अगर मेंबर्स की संख्या भी कम होती है तो भी आप ये सब प्रोग्राम कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कितनी समस्या होती है, लेकिन वो आप सब कर रहे हैं, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और जिस तरह से आप एक्टिव हैं, जहां पर नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम है, वहां पर आपकी ब्रांच नहीं है, क्योंकि ब्रांच नहीं है तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को अवेलेबल नहीं है, कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है, आप खुद ही सारे काम करते हैं और सारी चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये सब चीजें वाकई में कमेंडेबल और हम सबके लिए भी एक मार्गदर्शन देती है। विदाउट गोइंग टू टेक मच टाइम, जिस जो आपने आज जीएसटी का टॉपिक रखा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिस तरह से हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसको गुड एंड सरल टैक्स कहा था, और उनकी बात को हमने समझते हुए और उनके उनके भावनाओं को समझते हुए हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने दिन रात मेहनत करके ये प्रयास किया है कि जितना जटिल ये टैक्स है, जितनी जटिलताएं इसके अंदर है, जितनी नवीनताएं नित नए रोज आती हैं, उन सबको अपने अंदर आत्मसात करते हुए और हमारे क्लाइंट्स को, जनरल पब्लिक को, हम लोगों ने कहीं ना कहीं इसको अच्छा और सरल टैक्स के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इन सबके लिए मैं चाहूंगा कि इस सबकी जो धन्यवाद है वो हम सबको जाना चाहिए। CIRC ऑफ ICAI के अंतर्गत जब से हमने चार्ज लिया है, तो हम सबका एक मात्र उद्देश्य है कि किस प्रकार हम हमारी फ्रेटर्निटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को की इमेज बिल्डिंग कर पाए। उसी कड़ी में हम लोगों ने काफी सारे प्रोग्राम्स किए हैं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, मेंबर्स के नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए। जो प्रोग्राम इंस्टीट्यूट के जो सेंट्रल बॉडी है वहां से दिए जाते हैं वो तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ हमने कुछ ऐसे स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च किए हैं जिसमें स्पेसिफिकली जिस तरह से वुमेन मेंबर्स को टारगेट करते हुए, वुमेन मेंबर को बेनिफिट देते हुए एक वाव सीरीज लॉन्च की है, वुमेन और वेडनेसडे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को ध्यान में रखते हुए वुमेन्स के लिए एवरी वेडनेसडे हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। और आप यकीन मानिए लगभग 300 से 400 हमारी वुमेन मेंबर उसको ज्वाइन करती हैं। उसके बाद उसके बाद हम बात करें अगर यंग मेंबर जो नए प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप देखिएगा पिछली बार हमारे CIRC में मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी वो समवेयर अराउंड 36-37,000 थी। आज हमारी स्ट्रेंथ 63,000 हो गई है। मतलब 3 साल में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट परिवार में लगभग 100% का इंक्रीमेंट हुआ है, 100% का बढ़ावा हुआ है। तो जिस प्रकार से नए मेंबर हमारे प्रोफेशन में आ रहे हैं तो उनकी अपनी एक समस्या है, उनकी अपनी एक परेशानी है, उन सबको टारगेट करते हुए काम की बात सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की है, जो कि जिसके अंतर्गत यंग मेंबर को किस तरह से हम स्ट्रेंथन कर पाए। उसी प्रकार से हमारा जो रीजन है सेंट्रल इंडिया रीजन काउंसिल, इस ये 7 राज्यों में बटा हुआ है। 42% इस पूरे देश का जियोग्राफिक हम लोग कवर करते हैं, सबसे बड़ा रीजन हमारा है। और बहुत छोटे छोटे कस्बों में, टाउन में हमारा रीजन बटा हुआ है, लाइक फिरोजाबाद स्टडी सर्कल, जहां पर हमारे मेंबर्स कम हैं लेकिन फिर भी आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हैं। उसी तरह से काफी छोटी सिटीज भी हैं जहां हमारे मेंबर हैं। दिल्ली मुंबई की तरह नहीं है कि एक ही शहर में 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं। तो उस बात को समझते हुए हम लोगों ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है, करदाता जागरूकता अभियान। उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे जो छोटे छोटे, तो करदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हमारे रीजन में 209 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। तो हर जिले, हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। वहां के मुख्य अतिथि के रूप में वहां के सांसद रहेंगे और ट्रेड। जी सर, तो मेरा ये जो हमारा एक अभियान जिसमें चालू किया, जिसमें हम फिरोजाबाद में भी जल्दी आपके माध्यम से प्रोग्राम करेंगे, तो उसका उद्देश्य एक ही है कि हमारे जहां पर संख्या हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कम है, वहां पर भी हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय को स्ट्रेंथन करें और हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं कि किस प्रकार ICAI
जो समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहा है, उससे हमारी एक छवि वहां पर अच्छी जाए। ये सब कुछ काम है जो सब आपके आशीर्वाद और सहयोग से हम लोग कर पा रहे हैं। मैं आपको अपने शब्दों में नहीं बता सकता है कितनी खुशी मुझे आप लोगों से मिलकर के हो रही है, क्योंकि जहां पर मेरा जाना मतलब जनरली इस तरह से पहुंच पाना हो नहीं पाता है, लेकिन आपसे मैं मिल पा रहा हूँ और मैं चाहूंगा कि जल्दी ऐसा कोई प्रोग्राम हम करें जहां मैं प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों से मिल पाऊं, ताकि कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी चीज जिसके माध्यम से हम फिरोजाबाद सिटी के जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसको स्ट्रेंथन कर पाए, तो ये इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। विद दिस वर्ड्स, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और असिस्टेंस रिक्वायर्ड एट योर लेवल। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय ICI। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपना कीमती समय में निकाल कर हम लोगों को एड्रेस किया और हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। हम नहीं सोच सकते थे कि आप जैसे इतने बड़े डिग्निटी हमारे इतनी छोटे से प्रोग्राम में आकर हमारा मनोबल। नहीं सर, ये मेरे लिए एक गर्व की बात है कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मेरे लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके, क्योंकि ब्रांच के प्रोग्राम में तो कई बार जा ही लेते हैं। ब्रांच के प्रोग्राम में तो हम कई सेंट्रल कमेटी का कंपल्शन भी होता है कि जाना होता है, लेकिन अगर इस तरह से जो चैप्टर्स के प्रोग्राम है उसमें जाने का तो सौभाग्य कम ही मिल पाता है। तो ये थैंक यू सो मच फॉर टू ऑल ऑफ यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्रोग्राम किसी टाइम एक ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें आपको सर जरूर आना है, बुलाया जाएगा आपको एज CIRC चेयरमैन आपको, और फिरोजाबाद में आपको अपना आपके यहाँ के जो सांसद जी है उसके साथ उनके साथ अपन एक प्रोग्राम करने वाले हैं सर। मैं आपको पूरा उसका डिटेल भेजने वाला हूँ, तो अपन वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ में लेंगे। और उसके 2 टॉपिक है, कॉमन मिस्टेक्स ऑफ बिजनेसमैन इन टैक्सेशन कंप्लायंस, और दूसरा टॉपिक है सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स अवेलेबल टू MSME। तो इन दोनों के लिए हमारा पूरा यहाँ पे PPT और ये सब तैयार करके और आप तक हम पहुंच रहे हैं जल्दी से, ताकि ये प्रोग्राम हम ग्रैंड लेवल पर कर पाए। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम सर, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। I'm not taking much more time. Our speaker is waiting for some time. And now I am introducing Mr. Mohit Golcha. He is from Ghaziabad. He has taken membership in the year 2010, youngest member of the institute. He is certified GST practitioner from ICI New Delhi. He is also GST corporate trainer and guest faculty of GST at various institute, association, federation, central excise, CERA. He is regularly conducting the seminar and workshop on GST as a speaker, and he has been a jury member of GST National Convention of CA students organized by Board of Study ICI Ghaziabad. During his tenure of post-qualification tenure, he has worked for many reputed companies and has handled professional assignment in the field of VAT, service tax, and statutory audit. He is regularly appearing before the GST, DVAT, service tax department for various assessment and refund matters. So now I request Sri CA Mohit Golcha for his kind deliberation. Good evening, good morning, all of you. सर गुड मॉर्निंग। संडे के दिन अपना कीमती समय निकाल के और टॉपिक भी। गुड मॉर्निंग नीलेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ, संडे के दिन आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जो चीजें अभी फ्यूचर में होने वाली हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि ये चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी है। मतलब in order to see जो आज का टॉपिक है, is it a challenge or an opportunity? अगर इसे opportunity बनाया तो definitely there is a sure success. Reason being कि जो quantum of audits GST के अंदर होने जाएगी या हो रही है, that would be huge, और कहीं ना कहीं ये एक एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशंस भी बन जाएगा। अगर हम ऑडिट की बात करें इन टर्म्स, हम इतने सालों से ऑडिट करते हुए ही आ रहे हैं, तो हम ये भी चीजें देखेंगे कि जीएसटी ऑडिट में और जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो ऑडिट कर रहे हैं, क्या उनमें कोई डिफरेंस है। ऑडिट भी हम कम कर पाते थे जब हमें पूरा ज्ञान हो जाता था किसी सब्जेक्ट का।
वहीं से हम फिर ऑडिट करना स्टार्ट करते थे। अभी तक हमें अपॉइंटमेंट मिलता था क्लाइंट से और क्लाइंट की ऑडिट करते थे। अब डिपार्टमेंट क्लाइंट की ऑडिट करेगा और हमें रिप्रेजेंट करना है। सो एट द एंड इसमें कुछ भी होगा, लास्टली यू विल बी द विनर। इन केस कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है, योर नॉलेज वुड एनहांस। और किसी भी लॉ में प्रैक्टिस करने की अगर कोई भी अपने पोजीशंस लेता है, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि जब डिपार्टमेंट के वो क्वेश्चन आंसर कर पाता है, तो वो कहीं ना कहीं अपना ज्ञान एक लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है। तो विद दिस आई स्टार्ट माय डेलिब्रेशन। तो टॉपिक है ऑडिट, ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑडिट क्या है। नाउ व्हाट इज ऑडिट? एक तरीके से मुझे जितना भी मैंने जीएसटी एक्ट पढ़ा, उसको कहीं ना कहीं मुझे कंक्लूड करना है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मेरी जितने भी टर्नओवर, जितने भी मेरी इनपुट्स, जितने भी मेरे टैक्सेस हैं, वो प्रॉपरली डिक्लेयर्ड। तो ऑडिट में मुझे करना क्या है? ऑडिट एक बहुत छोटा सा वर्ड है। तो ऑडिट की हम डिस्कशंस कर रहे थे। तो ऑडिट जितना छोटा वर्ड है, उतना ही उसका बड़ा मीनिंग है। इन टर्म्स, जब मैं अगर किसी भी क्लाइंट की ऑडिट करता हूं, तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं कहीं ना कहीं उसके सारे रिकॉर्ड्स, सारे वाउचर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी में कहीं ना कहीं वेरीफाई करता हूं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू इंश्योर कि जितनी भी मैंने टर्नओवर दिखाई है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या जो भी मेरी टर्नओवर हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ द जीएसटी, आर प्रॉपरली डिक्लेयर्ड। उसके ऊपर जितना भी टैक्स बनता था, दैट हैज बीन पेड। साइमल्टेनियसली अगर मैंने कोई भी इनपुट लिया है, दैट इज सेक्शन 16 के तहत लिया हो, या कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अवेल किया हो, चाहे ट्रांस क्रेडिट हो, दैट आर इन लाइन विद द लॉ, then going forward I have to ensure कि अगर मैंने कोई रिफंड्स लिए हैं जीएसटी के एक्ट के अंदर, देन जो भी रिफंड्स मेरा बन रहा है, दैट आर एज पर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो अगर ये सारी चीजें ठीक होंगी, तो देन माय ऑडिट वुड बी परफेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इंश्योर करना है मुझे? इंश्योर ये करना है कि जब मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाऊंगा, उसमें जितनी भी मेरी टर्नओवर डिक्लेयर हुई है, उसके ऊपर जितना भी टैक्सेस बनता है, हैज बीन प्रॉपरली प्लेड। अगर कोई मैंने आईटीसी लिया है, तो आईटीसी की जितनी भी कंडीशंस हैं जो सेक्शन 16 में लिखी गई है कि मेरे पास गुड्स आ जाने चाहिए, मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, टैक्सेस मस्ट बी पेड और रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड, अगर ये सारी चीजें प्रॉपर हैं, तो देन आई एम एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अदर कंप्लायंस, अब अदर कंप्लायंस क्या क्या होंगी? चाहे वो ई वे बिल रिलेटेड हो, वो मुझे इंश्योर करनी है, चाहे वो टू ए रिलेटेड हो, दैट आई नीड टू इंश्योर। अब ई इनवॉइसिंग आ गई है, तो किसी कंपनी पे अगर ई इनवॉइसिंग है, तो वो भी मुझे ध्यान रखना है कि वो ई इनवॉइसिंग की कंप्लायंसेस करे। तो विद दिस the objective of the audit is to ensure कि जितना भी जीएसटी एक्ट में मेरे को काम करना है, should be done as per the law। अब ऑडिट कितने तरीके की होती है? जीएसटी एक्ट में कितने तरीके की ऑडिट होती है? There are 3 types of audits। एक जो डिपार्टमेंट करता है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, that is audit conducted under section 65। एक और ऑडिट डिपार्टमेंट करता है जिसे हम कहते हैं स्पेशल ऑडिट। अगर किसी की प्रोसीडिंग पेंडिंग होती है एंड कमिश्नर फील्स की मेरे को कहीं ना कहीं एक्सपर्टाइज व्यू चाहिए इसके अंदर, सो इन दोस केसेस कमिश्नर में ऑथराइज फॉर कंडक्टिंग एन स्पेशल ऑडिट। देन असेसी भी अपनी ऑडिट करा सकता था, जो कि प्रोविजंस सेक्शन 35(5) में लिखे गए थे, जो इस फाइनेंस एक्ट की वजह से वो ओमिट हो गई। बट आज भी वो सेक्शन येट टू बी नोटिफाइड, मतलब उस डेट
कि कब से वो ओमिट करना है, वो नोटिफाई होना बाकी है। तो ये 3 तरीके की ऑडिट्स हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो ये है टू एंश्योर कि जब डिपार्टमेंट अगर ऑडिट करेगा तो मुझे किस तरीके से उसको हैंडल करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे ध्यान रखना है, आज तक जितनी मैं ऑडिट्स कर रहा था अपने क्लाइंट्स की, क्या वही मैथडोलॉजी रहेगी या कोई चेंज होगा? आज तक भी मैं क्या करता था, जब मैं किसी क्लाइंट की भी ऑडिट करता था तो मैं कहीं ना कहीं ये इंश्योर करने की कोशिश करता था कि जितना भी जीएसटी, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई पे अगर पे करना हो तो मैं उसको पे कर देता था। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो कोशिश ये करता था विद इंटरेस्ट जमा करा। तो फिर ये ऑडिट किस लिए? क्या डिपार्टमेंट के पास पावर नहीं है टू डू दी असेसमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन? अब जो सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है इस प्रोफेशन में, ऑडिट के अंदर इट वुड बी अ कंप्लीट फैक्चुअल बेस्ड असेसमेंट्स। रीजन बीइंग, जितनी भी मेरी इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से देखें, संसार की जितनी भी, यूनिवर्स की जितनी भी मेरी सेल हैं, दैट हैज ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड थ्रू जीएसटीआर 1 एंड दैट टू एट अ इनवॉइस लेवल। और ये सारी इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? द रजिस्टर्ड पर्सन। तो आज की डेट में जब वो ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो चाहे मेरी सेल्स हो चाहे मेरी परचेज हो, एंड दैट टू एट अ इनवॉइस लेवल, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं है। तो जब सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है तो व्हाट इज द नीड ऑफ ऑडिट? सो द नीड कहां से आई? ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस of the information which has been provided by the assessee itself. मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ने ही इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को। अब डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं चाह रहा है कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, ही नीड्स टू वेरीफाई ऑल दिस इंफॉर्मेशन। एक चीज ध्यान रखेंगे, जीएसटी में सारी चीजें कहीं ना कहीं टाइम बाउंड है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ऑडिट आज स्टार्ट हुई है और 2 साल बाद खत्म होगी। जिस तरीके से उन्होंने रिटर्न्स फाइल करने का भी टाइम लिमिट दिया है, उसी तरीके से ऑडिट कब स्टार्ट होगी और कब कंप्लीट होगी, दे हैव ऑलरेडी बीन डिफाइंड। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू सी। देन देयर इज अ स्मॉल कंपैरिजन बिटवीन अ ऑडिट अंडर सेक्शन 65। ये कौन करता है? डिपार्टमेंट ही करता है, बट विदाउट अपॉइंटिंग एनी सीए। बट 66 के अंदर ऑडिट क्या होती है? अगेन डिपार्टमेंट करता है, बट वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ही ऑडिट करने के लिए सीए को रिप्रेजेंट कराता है। तो अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो दोनों ही ऑडिट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इज बीइंग कंडक्टेड बाय सीए और कॉस्ट अकाउंट। ऑडिट अंडर सेक्शन 65 के लिए कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग होने की जरूरत नहीं है। बिना पेंडिंग प्रोसीडिंग के भी ऑडिट हो सकता है। नाउ व्हाट इज द टाइम लिमिट? 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट होनी ही होनी है। इन केस कहीं एक्सटेंशन आएगा तो वो कितना एक्सटेंशन आ सकता है? मैक्सिमम ऑफ नेक्स्ट 6 मंथ्स। मतलब टोटल अगर ऑडिट की मैं बात करूं विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, इट हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 9 मंथ्स। 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट। तो जब हम आगे अभी चलेंगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है और उसकी रेलिवेंस। जो सबसे बिगेस्ट चेंज जब हम आगे प्रेजेंटेशन में जाएंगे, व्हाट वी नीड टू फॉलो इज दैट अब वो पीस मिल की सबमिशंस नहीं चलेंगी कि क्वेश्चनियर में 10 पॉइंट्स आए, 4 अभी दे दिए, 5 अभी दे दिए, 1 बाद में दे दिए।
तो वो हमें एक प्रैक्टिस में अपना चेंज करना पड़ेगा, दैट वॉट एवर दे आर आस्किंग वी नीड टू प्रोवाइड इन अ मोस्ट एफिशिएंट मैनर। अब एक सवाल ये आता है, क्या कोई अप्रूवल चाहिए 65 की ऑडिट करने के लिए? क्या कमिश्नर को कोई अप्रूवल चाहिए? सो आंसर इज नो, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। डिपार्टमेंट कंडक्ट्स ऑडिट बाय इटसेल्फ, मतलब जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं दे आर कंडक्टिंग द ऑडिट। अब ऑडिट अंडर सेक्शन 65 को हम ब्रॉडली समझेंगे, फिर एक एक चीजों को डिटेल में देखेंगे, और जिसका भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन होगा ही कैन रेज हिज हैंड और पुट द क्वेरी इन द क्वेरी मीटर। तो मन में पहला सवाल ये आएगा, क्या सबकी ऑडिट होगी, या कहीं ना कहीं कोई क्राइटेरिया होंगे? जैसे हम पहले सेक्शन 35 में अगर ऑडिट करते थे तो उन्होंने कहा था जी एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपकी इतनी होगी तो यू आर एलिजिबल फॉर दी ऑडिट, मतलब ऑडिट कराना आपको जरूरत है। जैसे टैक्स ऑडिट्स में है, इनकम टैक्स की अगर कोई ऑडिट करते हैं तो अगेन दे हैव स्पेसिफाइड द क्राइटेरियाज। तो क्या 65 की जो ऑडिट्स हैं विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट, क्या वहां पे भी कोई क्राइटेरिया है? देन ये जो ऑडिट हो रही है, इस ऑडिट को करने के लिए हु हैज द पावर टू ऑथराइज दीज काइंड्स ऑफ ऑडिट्स? अगर कोई काम विदाउट ऑथराइजेशन होगा तो वो क्या ऑडिट कहलाएगी? इट वुड बी ए नल एंड वॉइड ऑडिट। तो जब मुझे पता होगा कि कौन आदमी ऑथराइज कर सकता है, तभी तो मैं क्वेश्चन पूछ पाऊंगा वेदर दिस ऑडिट हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू द ऑडिट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कशंस करेंगे। देन पीरियड ऑफ ऑडिट, कितने साल की ऑडिट होगी? 1 साल, 2 साल या मल्टीपल ईयर्स? तो उन्होंने कहा हम कितने भी पीरियड्स की ऑडिट आपकी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, रजिस्टर्ड पर्सन के यहां पे होगी या डिपार्टमेंट के पास होगी? देन कंप्लीटेशन ऑफ ऑडिट, जैसे हम लोग भी अगर क्लाइंट साइड पे जाके ऑडिट करते हैं, देन ऑडिट नीड्स टू बी कंप्लीटेड, और कंप्लीट होने के बाद क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पूरे ऑडिट सेक्शन 65 के अंदर है, द टर्मिनोलॉजी, दैट इज अ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। ये कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट हमें समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने से ही हम समझ पाएंगे कि हमें हैंडल कैसे करनी है अपनी ऑडिट्स। अब जब मैं कोई डॉक्यूमेंट्स दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिलिमिनरी थिंग्स, तो कहीं ना कहीं मुझे रिक्वायरमेंट्स आएंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। वो किस किस तरीके की आ सकती है, और जब वो रिक्वायरमेंट्स आए तो मुझे क्या करना है। हम लोग भी जब ऑडिट करते हैं तो क्या होगा, ऑडिट में डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है या नहीं आ सकती? अगर डिस्क्रिपेंसीज आएंगी तो क्या डिपार्टमेंट इज सपोज टू कम्युनिकेट ऑल दीज डिस्क्रिपेंसी टू द रजिस्टर्ड पर्सन, या वो बिना कोई कम्युनिकेशन करे अपनी रिपोर्ट कंक्लूड कर देगा? तो उसके भी प्रोविजंस हमें चेक करने पड़ेंगे। ऑडिट जब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, व्हाट वुड बी दी आउटकम ऑफ दैट? एक कि जो उन्होंने ऑडिट करी देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, तो मतलब जो भी मैंने टैक्स पे किया दैट वाज परफेक्टली फाइन। दूसरा, उन्होंने ऑडिट करी और पता चला कि कहीं ना कहीं कोई चीजें छूट गई थी, या कई चीजों पे टैक्स की डेफिशिएंसी थी, या मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपरली नहीं लिया, और मैं एग्री कर रहा हूं कि दैट यस इट हैज बीन लेफ्ट इट आउट। तो उस केस में क्या होगा, मैं एग्री करूंगा और पैसे जमा कराऊंगा। अब कुछ ऐसी फाइंडिंग्स होगी जहां पर डिपार्टमेंट कहेगा और हम डिसएग्री करेंगे, तो उन केसेस में क्या होगा, देन ऑल दोस केसेस वुड फिट इन अ शो कॉज नोटिस। मतलब एक सेक्शन 73 और 74 में दे विल बी इशूइंग मी द शो कॉज नोटिस
in order to pursue the recovery. तो इसके साथ हम ये सारा जो अभी हमने एट ग्लांस जो डिस्कस करा, इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. किसी का भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चंस होगा, आई वुड बी मोस्ट हैप्पी पर्सन टू आंसर दिस. द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑडिट. अब टेक्नोलॉजी का जो इवोल्यूशन हुआ है लास्ट ईयर्स में, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करा है, सो ऑन दैट बेसिस वो कहीं ना कहीं रिस्क को इवेल्युएट करते हैं. समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं. एक सिविल टर्म यूज होता है हमारे लोन्स में. जब हम लोन्स लेते हैं और अगर मान लेते हैं हम उसका टाइमली पेमेंट्स नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाता है. तो उन्हीं पैरामीटर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी अपने पैरामीटर्स बनाए, और विद द हेल्प ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स उन्होंने वहां पे क्राइटेरिया फिक्स कर. जैसे इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं एआईआर के बेस पे भी स्क्रूटनीज लगती हैं. किसी व्यक्ति ने 30 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उससे सवाल पूछता है कि भाई ये सोर्सेस कहां से आए, या आपने ये जो पेमेंट्स हुई इसका कैपिटल गेन डिपॉजिट किया है या नहीं कर. तो उन्हीं बेसिस को लेते हुए दे हैव मूव फॉरवर्ड इन द जीएसटी. और क्वांटम ऑफ डेटा, क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन इन दिस रिजीम इज टू लार्ज. आपको ये पता है जीएसटी की जो इंफॉर्मेशन है, इट इज बीइंग शेयर्ड विद द इनकम टैक्स गाइस. इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन जीएसटी वालों से है शेयरिंग. देन आरओसी की भी इंफॉर्मेशन जीएसटी के पास. और सबसे इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, ये जितने भी इंफॉर्मेशन हैं ये दी किसने है? द रजिस्टर्ड पर्सन. वो तीनों बकेट्स पे उन्होंने इंफॉर्मेशंस को ली, एंड दे हैव ट्राइड टू कंपेयर ऑल दीज इंफॉर्मेशंस. उसके बेसिस पे दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, मेरी जीएसटी की रिटर्न्स में टर्नओवर मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की है, बट इनकम टैक्स में टर्नओवर से 6 करोड़ की है. तो वुड इट बी अ क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग द सिलेक्शन फॉर जीएसटी ऑडिट? कहीं ना कहीं मिसमैच है. तो उनके मन में कोई ना कोई क्यूरियोसिटी है, यार ये डिफरेंस क्यों है. तो दे हैव मेड सर्टेन क्राइटेरियाज जिसके बेसिस पे दे सिलेक्ट्स द असेसी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट. ऑथराइजेशन. अब मैं आपको टुवर्ड्स लेके जा रहा हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है while drafting a reply in response to the audit being conducted under section 65. अब इस दौर में जब हम फेसलेस हैं, हम खुद आज अपने वेबिनार्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ड्राफ्टिंग है, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है, has to be more stronger than the earlier ones. क्योंकि अगर मैंने कोई चीज ईमेल पे कम्युनिकेट कर दी, it would be difficult for me to change. तो सबसे पहला, जब भी आपके पास नोटिस आए, you need to understand कि क्या ये प्रॉपर ऑथराइज्ड है या नहीं है. तो उसको जानने के लिए या उस पर कोई सवाल करने के लिए यू मस्ट बी अवेयर. आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑडिट जो 65 में कंडक्ट होती है, उसको सिर्फ कमिश्नर या कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि ऑथराइज बाय द कमिश्नर है, वो व्यक्ति ही इस ऑडिट को अंडरटेक कर सकता है. तो जब नोटिस आए, आप पहले सवाल ये पूछें अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना रिप्लाई देते समय. अब ऑडिट के क्राइटेरिया बनाए हमने. क्राइटेरिया को दो हिस्सों में बांटा.
एक कहा जनरल, एक कहा स्पेशल। तो जनरल में क्या होगा कि मैं कहूंगा कि अगर किसी की ट्रांजैक्शंस या किसी की टर्नओवर इतनी लिमिट की है और उनकी टर्नओवर में अगर डिफरेंसेस हैं, तो वो सारे के सारे केसेस को आप ऑडिट के लिए सिलेक्ट कर लें। तो ये क्या हो गया जनरल, कि मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जिसमें उनको लगता है कि टैक्स रेट गलत चार्ज हो रहा है, तो वो क्या कहेंगे कि भाई इस आइटम में जो जो व्यक्ति डील करता है उन सबकी ऑडिट आप कंडक्ट करो। सो दिस इज अ जनरल। नाउ व्हाट इज अ स्पेशल थिंग? स्पेशल ऑर्डर के अंदर क्या होगा, इट वुड बी फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ही ऑडिट होगी। फिर अगेन, अब ये जनरल है या स्पेशल है, आपको कैसे पता चलेगा? इसको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकम टैक्स से इससे कोरिलेट करूंगा, क्योंकि हम लोगों की मैक्सिमम लाइफ जो है वो इनकम टैक्स में कहीं ना कहीं हमने काम किया है, तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं। तो मैं वहां से कुछ ना कुछ कोरिलेशंस बनाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप अपने आप को उसी कंटेक्स्ट में यूज टू समझें। तो 148 में तो एक प्रोविजन, जब हमारी कभी स्क्रूटनी लगती थी तो हम वी आर सपोज टू आस्क द क्वेश्चन कि भाई रीजन क्या है, व्हाट वाज द रीजन टू बिलीव। तो क्या इस तरीके का कंसेप्ट भी यहां पर है? तो 65 में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि नहीं जी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, आप हमसे कुछ नहीं पूछ सकते। तो अगर ऐसी चीज है तो क्या उसके बावजूद भी शुड आई आस्क? सो विद आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा पास राइट क्या है? टू आस्क। उनको जवाब अगर वो दें तो अच्छा है, नहीं दे तब भी अच्छा है, बट ऑल दीज रिप्लाईज वुड डेफिनेटली हेल्प यू इन द लेटर स्टेजेस। अगर ये प्रूव हो गया कि जो ये ऑडिट हुई है इट हैज नॉट बीन ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर, तो जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है या जितनी भी फाइंडिंग्स हुई हैं, दैट वुड स्टैंड नल एंड वॉइड। भाई मैं ऑथराइज ही नहीं था किसी काम के लिए, अगर मैं वो काम कर दूंगा तो क्या वो लीगल है या इलीगल? तो आपको पूछना है कि जो आप ऑडिट कर रहे हैं क्या वो ऑथराइज है या नहीं। अब सवाल ये आता है, ये जितने भी सवाल हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीगैलिटी ऑफ नोटिस, ये कब पूछने? अगर आपने सबमिशन दे दी और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर ऑडिट अगर आपने सवाल पूछे, तो क्या वो स्टैंड करेंगे? कहने का मतलब ये है कि नोटिस आया, मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, मैंने 2-3 हियरिंग्स कर ली, उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया यार इसका नोटिस तो इनवैलिड है, तो क्या मैं ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स नोटिस को चैलेंज कर सकता हूं? सो माय आंसर इज नो। और उन्होंने एक सेक्शन लिख दिया उसके लिए, सेक्शन 160 सब क्लॉज 2 लिख दिया, कहा कि भाई अगर आपको कोई भी तकलीफ है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लीगैलिटी ऑफ नोटिस, तो सबमिशन के टाइम पे या फर्स्ट जब भी आप अपनी सबमिशन देंगे, यू आर सपोज टू हाईलाइट ऑल दोज पॉइंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नोटिस जहां पे आपके क्वेश्चंस हैं। तो अगर लीगैलिटी चैलेंज करनी है तो वो कब करेंगे, बीच में या पहले? तो आंसर इज पहले। अब मन में एक और सवाल आता है, यार ये मैं जो चैलेंज कर रहा हूं क्या ये मेरा राइट है या नहीं है? भाई मेरी कोई ऑडिट कर रहा है तो मैं उससे ये तो पूछ सकता हूं ना, भाई मैंने ऐसा क्या किया था कि ऑन व्हाट बेसिस माय केस हैज बीन सिलेक्टेड? क्योंकि दूसरे पैरामीटर्स की जब मैं बात करता हूं, जब मैंने आपको बोला कि देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर,
तो हम सबको समझ में आया, वी आर ऑन द सेम पेज कि यार किसी की एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होगी तो उस व्यक्ति को ऑडिट कराना है। तो जो ये 65 में ऑडिट हो रही है, क्या मैं पूछना चाहूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? ये सारे मन में सवाल है कहीं ना। मैंने आपसे पूछा, आप जवाब दें या ना दें, इट इज योर राइट। बट अगर मैं पूछूंगा ही नहीं तो आई एम कहीं ना कहीं मैं अपना राइट फोरगो कर। तो जब भी कोई नोटिस आए डिपार्टमेंट के इन रिस्पेक्ट ऑफ 65, अगर आपको कहीं पे भी नोटिस को चैलेंज करना है तो आप इनिशियली थॉरोली पढ़ें, क्योंकि अगर प्रोसीडिंग के बीच में अगर आप करेंगे तो वो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो नोटिस इलीगल है, प्रोसीडिंग विल नॉट ड्रॉप। तो अपनी ड्राफ्टिंग में और टाइमिंग, दो चीजें ध्यान रखनी है, टाइमिंग एंड ड्राफ्टिंग। पीरियड ऑफ ऑडिट, अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब पूरा एक साल। अब क्योंकि जीएसटी कहीं ना कहीं पार्ट में इंप्लीमेंट हुआ था, पार्ट ऑफ द ईयर में, दैट इज जुलाई वाज द डेट, तो उन्होंने कहा पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल्स देयर ऑफ। अभी जो नोटिस आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? जुलाई 17 से 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 तक। और ये पूरे के पूरे 2.5 साल 3 साल जितने भी हैं, ये सारे के सारे एक ही पीरियड ऑफ ऑडिट के अंदर आ। तो वी नीड टू इंश्योर कि भैया जब अगर वो कोई पूछेगा तो हमें पता होना चाहिए क्या वो पार्ट ऑफ द ईयर की ऑडिट कर सकता है। तो आंसर इज यस, बट आइडियली दे वुड अवॉइड, क्योंकि जीएसटी ही पार्ट में आया था तो इनिशियल जितने भी ऑडिट्स होंगे उसमें पार्ट देयर ऑफ होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड इट वुड बी अ कंप्लीट फाइनेंशियल और अ मल्टीपल ऑफ देयर ऑफ। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक प्रैक्टिकल चैलेंज भी है कि ऑडिट कहां पर होगी। मेरे प्रीमाइस पे होगी, दैट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, या जीएसटी के डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहीं पे भी स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि नहीं ऑडिट आपके यहां पे होगी या डिपार्टमेंट में होगी। सो इट्स अ ओपन एंडेड थिंग। डिपार्टमेंट ऑफिसर चाहें तो वो अपने यहां करा सकते हैं, और रजिस्टर्ड पर्सन अगर चाहता है तो ही कुड रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफिसर्स टू कंडक्ट द ऑडिट एट हिज प्रीमाइस। तो जो ठीक लगे उस हिसाब से यू आर ऑथराइज्ड टू सिलेक्ट द प्लेस वेयर यू वांट द ऑडिट टू बी कंडक्टेड। क्या हाइब्रिड भी हो सकता है कि कुछ ऑडिट आपके यहां हो गई, कुछ ऑडिट डिपार्टमेंट में हो गई? सो आंसर इज यस। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी ऑडिट चल रही हो हमारी और कोई भी सबमिशंस दें, वो हम जैसे अपील में पेपर सबमिट करते हैं क्रोनोलॉजिकल नंबर वाइज, उसी तरीके से हम अपने पेपर सबमिट करें। क्योंकि अगर डिस्क्रिपेंसीज आई और उन डिस्क्रिपेंसीज पे आपका डिनायल हुआ, आपकी अगर डिसएग्रीमेंट हुई और वो इंफॉर्मेशन आपने पहले ही उस व्यक्ति को प्रोवाइड कर रखी है, तो देन ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स वुड हेल्प यू व्हाइल डूइंग द लिटिगेशन इन द जीएसटी। तो इसीलिए मैंने कहा इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनहांस योर स्किल इन द जीएसटी फील्ड। एक चीज अच्छी है कि यहां पे कुछ सरप्राइज नहीं होगा। मतलब मेरा मन करा ऑडिट करनी है और मैं आ गया आपके पास बिना बताए, तो दिस इज नॉट द केस। आपको कम से कम 15 वर्किंग डेज दिए जाएंगे बिफोर कंडक्टिंग एनी ऑडिट। अब जो हम नॉर्मल ऑडिट्स कर रहे थे कंपनीज एक्ट की या टैक्स ऑडिट की, कोई भी हम अपने रजिस्टर्ड पर्सन की ऑडिट करते थे, एसएससी की करते थे,
तो उसको बताते थे कि भाई हम तेरे यहाँ ऑडिट करने आ रहे हैं। तो सिमिलरली दे हैव टेकन अ सेम इंस्टांस इन केस ऑफ द जीएसटी ऑडिट कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। तो 15 वर्किंग डेज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक वर्ड इन्होंने यूज करा, शैल बी इन्फॉर्म या मे बी इन्फॉर्म, इट्स अ शैल। So they are bound to inform me at least 15 working days prior to conduct the audit. Surprise visits not authorized. राजेश जी का क्वेश्चन है। राजेश जी अनम्यूट होइएगा। हेलो हाँ जी राजेश जी। सर, am I audible? जी सर, जी सर। सर ये 160 सबसेक्शन 2 की जो लैंग्वेज है जी वो ये कहता है कि द सर्विस ऑफ एनी नोटिस और ऑर्डर और कम्युनिकेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन if the notice, order or communication as the case may be has already been acted upon by the person to whom it is issued, or where such service has not been called in question at or in the earlier proceeding commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication. जी सर। इसकी मतलब बिफोर, इवन बिफोर फाइनलाइजेशन आई कैन रेज अ क्वेश्चन। सर नहीं चल पाएगा आपका ये स्टांस। रीजन बीइंग, मैं कैंडिडली क्यों बोल रहा हूं मैं आपको, जी जो डिपार्टमेंट के मैनुअल्स भी हैं कहीं ना कहीं, जो इन्होंने ऑडिट के लिए भी डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं मैनुअल्स निकाले हैं, आप उसको भी जी, जब वॉक थ्रू करोगे जी तो मेरी प्रोफेशनल एडवाइस ये है, पर्सनल एडवाइस भी ये है कि अगर आपको लीगैलिटी चैलेंज करनी है जी आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हियरिंग में कर दीजिए। सर, जैसे एक्चुअली यहाँ पर तो बिकॉज सेक्शन स्पेसिफिकली से कि हम कंक्लूजन से पहले भी उसको रेज कर सकते हैं सर। जी। ऐसे इनकम टैक्स में 292BB सेक्शन जो है उसमें भी मतलब वो ये कहता है कि एट एनी टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स यू कैन रेज योर ऑब्जेक्शन। नहीं सर देखो, जब 148 का जो हम अपना कराते थे इनकम टैक्स में भी, तो जी क्या जी प्रोसीडिंग सबमिशन देने के बाद भी हम चैलेंज कर देते नहीं थे? सर, यस 292BB जो सेक्शन है ना सर, 292BB ये बोलता है कि आप किसी भी समय, आई मीन before the conclusion of assessment you can raise your question regarding any, I mean even relating to anything relating to the notice like service and wrong issuance. तो जहां तक But मैं sir, समझ रहा हूँ इस केस में हम मतलब कभी भी रेज कर सकते हैं जब तक कि ऑडिट कंक्लूड नहीं हुआ हो। इसमें मतलब हमारा शायद अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस डिफर करे। जी अगर इस तरीके की कोई प्रोबेबिलिटी निकलती है देन इट वुड बी गुड। बट मैंने जो मैनुअल्स भी पढ़े इनके, जी जी जो डिपार्टमेंट ने अपने इंटरनल मैनुअल्स भी दिए हैं, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं इस चीज को इंश्योर करा है कि भाई अगर कोई लीगैलिटी का पॉइंट भी है जी वो अगर आप पहले रेज कर दें इट वुड बी गुड फॉर यू। सो दैट इज गुड, मतलब वो एडवाइजेबल तो वही है, बट मेरा कंसर्न केवल ये था कि सबसेक्शन 2 में वो हमको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आपको मतलब एकदम बिगनिंग में ही उसको रिस्ट्रिक्ट। अगेन इट वुड बी एन इंटरप्रिटेशनल इश्यूज इन टर्म्स, क्योंकि आज हम इस दौर में आए हैं इन टर्म्स, अभी जीएसटी ऑडिट का स्टार्ट फेज है। मे बी जो आपकी इंटरप्रिटेशन हो जी वो कल कोर्ट भी मान ले, मे बी अ केस कोर्ट ना माने। तो Right. जो हमने अभी प्रैक्टिकली सीखा विद ऑल दीज ऑडिट्स, जी so my advice is to challenge the legality at the first and At the very foremost beginning. That's very correct. At the very beginning, it should have been challenged. क्योंकि आज मैं नॉलेज आपसे इस लेवल पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद जो मैंने मिस्टेक्स करी हो वो आप ना करें। Correct, correct. और जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं कि जहां पर हम इंटरप्रिटेशन के अंदर जाके कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों को लेके आए कि जिससे हम ये भी प्रूव कर पाए कि यस ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वी कैन आल्सो चैलेंज द नोटिस, इट वुड बी बेनिफिशियल। Right, sir. क्योंकि मैंने इसको कई बार पढ़ने की कोशिश करी, जी जो आपने भी प्रोविजन पढ़ा था, जी और जो आज की डेट में जो इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं राइट वो कहीं ना कहीं प्रो डिपार्टमेंट है। सर, वो हमेशा प्रो डिपार्टमेंट मतलब रहेंगे मैं सर। अभी देखो, आज ट्रिब्यूनल्स भी नहीं है, आज सेस्टेड भी नहीं है जीएसटी के। हाँ, अभी नहीं है सर। तो हम अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से हम ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई आपको कुछ पूछना पहले पूछ लो।
करेक्ट। अब मान लेते कोई केस आएगा ऐसा जिसने उसने नहीं पूछा, तो क्या हम छोड़ेंगे? आंसर इज नो। ठीक बट बात है। उसको अगर हम इंटेंट से जाएं, हम कह रहे हैं हमें कोई काम स्टार्ट करना है, तो हम पहले दिन ही क्वेश्चंस पूछ लें। और ये भी एक कंफर्म जो रिस्पॉन्स आ रहा है, द डिपार्टमेंट गाइज आर सेइंग दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चंस। मतलब आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते हो कि मेरा ऑडिट के लिए क्यों सिलेक्शन हुआ। मतलब मेरे जो प्रैक्टिकल अभी केसेस चल रहे थे, तो मैंने पहले लेटर्स में यही लिखा था, ये दोनों पॉइंट लिखे थे कि वेदर दिस ऑडिट इज बीइंग ऑथराइज्ड बाय द कमिश्नर और नॉट, एंड सेकेंडली रीजन ऑफ सिलेक्टिंग माय क्लाइंट फॉर डूइंग द ऑडिट। सर आई थिंक ऑथराइजेशन है या नहीं है, ये तो हमको उनसे पूछना ही चाहिए, एंड दे आर बाउंड टू गिव अस द ऑथराइजेशन। सर बाउंड है ना, तभी तो इंटरेस्टिंग लिटिगेशन में क्या है, हमें पूछना है, वो जवाब दे दे तो अच्छा, नहीं दे तो अच्छा। और अगर ये प्रूव हो गया कि भाई मान लेते हैं प्रोसीडिंग हो गई और बाद में पता चला कि ऑथराइज ही नहीं था, देन आपकी ऑडिट नल एंड वॉइड नहीं होगी सर फिर उस केस में। सर नल एंड ऑडिट तो देखिए मैं बताऊं सर, उसमें तो आई मीन देयर इज वन डिसीजन इन द केस ऑफ सर्च आल्सो, इफ द सर्च इज इनवैलिड तो उसका जो मटेरियल है दे कैन यूज अगेंस्ट मी, बट वो जो प्रोसीडिंग्स हैं वो तो ड्रॉप हो ही जाती है। सर अभी इसको हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जो अभी हमने अभी जो दौड़ देखा या जो हमारी डिपार्टमेंट की इंटरेक्शन भी रही जी, तो कहीं ना कहीं मेरा अपना प्रोफेशनल व्यू इन रिस्पेक्ट की जो मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से मेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवाइस यही है कि आप लीगैलिटी पहली हियरिंग में ही पूछें। दैट्स करेक्ट, वो आपकी बिल्कुल मतलब इट इज रियली करेक्ट। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब सेक्शन ये कहती है कि देयर मस्ट बी अ जनरल ऑर्डर और ए स्पेसिफिक ऑर्डर, सो आई हैव अ राइट टू आस्क वेदर देयर इज अ जनरल ऑर्डर और वेदर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो वो हम पहले दिन ही पूछेंगे, दैट्स वेरी करेक्ट कि भाई आपके पास में मेरा ऑडिट जो सेलेक्ट हुआ है वो जनरल में आता है या स्पेसिफिक में आता है, बट देयर मस्ट बी सम ऑथराइजेशन। जी सर, जी सर, राइट सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो प्रायर इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी, मतलब कोई जैसे आजकल है ना लिस्ट आ जाती है कि इतने सारी पार्टियां सिलेक्ट हुई हैं, मतलब हमारे रीजन में लिस्ट आई हुई थी पूरी ऑडिट की। जी सर, तो ये लिस्ट मतलब सभी जनरल ऑडिट में आती है, स्पेशल में आती है जो लिस्ट आई हुई है, जैसे मतलब वो ही पूछना पड़ेगा ना सर हमें। अच्छा अच्छा, हम ये कह रहे हैं पूछो तो सही भाई, कल के दिन हमें लग रहा था और हमने ना पूछा हो तो भविष्य में इस वजह से अगर ऑडिट कहीं नल एंड वॉइड होती हो तो वी शुड यूज आवर राइट। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। राजेश जी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड आई होप कि वो स्टैंड करें। तो कहीं ना कहीं अगर हम अब एक नया दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि लिटिगेशंस अब ओपन हुई है इस एक्ट के अंदर, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं इन प्रोविजन को इंटरप्रेट करेगा। तो मैंने अपना जो सेफेस्ट ऑप्शंस बिफोर कंडक्टिंग अगर आप पूछते हो, तो कहीं भी वहां पे लिटिगेशंस का स्कोप जो है वो बाहर हो जाता है। तो सरप्राइज विजिट्स कहीं नहीं होगी। देन देयर इज अ स्पेसिफिक फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं जीएसटी एडीटी 1। तो कोई भी ऑफिसर आपकी ऑडिट करेगा तो वो इस तरीके से एक आपके पास एडीटी 1 का नोटिस आ जाएगा, एंड ऑन दैट बेसिस ही वुड बी डूइंग द ऑडिट। इसके अंदर मांगता क्या है वो बेसिकली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो सपोर्ट करे, सब्सटैंशिएट करे all those transaction which has been reported by you in GSTR 1, in GSTR 3B, in your financial statement, that is audited financial statements. फिर मन में एक सवाल ये आता है, क्या जीएसटी डिपार्टमेंट जब ऑडिट कर रहा है क्या वो मेरे से दूसरे एक्ट की भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है? सो आंसर इज यस। वो मेरे से इनकम टैक्स एक्ट की भी पूरी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, वो मेरे से आरओसी में जो मैंने फॉर्म फाइल करे वो भी मेरे से मांग रहा है आज की डेट। इन ऑर्डर टू कवर ऑल दोस ट्रांजेक्शन विच
could fall in the GST. Then completion of audit, कि ऑडिट कितने टाइम में कंप्लीट करनी है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे पहले वैट में ऑडिट हुआ करती थी और जीएसटी में अब जो ऑडिट है उसमें क्या मतलब मेजर डिफरेंस है, मतलब सेम है या कुछ अलग है? सर वैट के ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता था? सर वो आईटीसी वगैरह वेरीफाई करते थे डिपार्टमेंट वाले। और किसी और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सर? तो यही कि होता है। जब हम ऑडिट करने किसी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि भैया जो कानून में लिखा है वो आपने किया है या नहीं किया। उसमें दो स्थिति उत्पन्न होती थी, एक किसी में डिस्क्रिपेंसी आएगी और एक किसी में डिस्क्रिपेंसी नहीं आएगी। बट कहीं ना कहीं पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो टू इंश्योर करना था कि जितना मैंने टैक्स दिया है या मैंने इनपुट लिया है दैट इज एज पर द लॉ। सेम ऑब्जेक्टिव के साथ ही डिपार्टमेंटल ऑडिट होगी। इसकी एक यूएसपी बता देता हूं कि आज डिपार्टमेंट अगर ऑडिट करता है, मान लेते हैं डिपार्टमेंट ऑडिट नहीं करता, तो क्या वो असेसमेंट कर सकता था? आंसर इज यस। तो जब अगर वो असेसमेंट करता और वही गलती असेसमेंट के दौरान पता चलती, तो टैक्स और इंटरेस्ट तो दोनों तरफ लगने ही थे, चाहे डिपार्टमेंट ऑडिट करे या मैं ऑडिट करूं या कोई भी ऑडिट करे। क्वेश्चन आता था पेनल्टी पे। तो ये चीजें हमें समझनी है। क्या ऑडिट के दौरान अगर कोई चीज ऐसी होती है तो टैक्स और इंटरेस्ट तो लगना है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट है नहीं। अगर इन केस कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो टैक्स और इंटरेस्ट तो लगना ही लगना है। बट क्या वो पेनल्टी इन्वोक कर सकता है? और इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते हुए, विद आवर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर ऑडिट में भी कोई फाइंडिंग्स निकल आए तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि पेनल्टी नहीं लगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम अब चलते हैं कि कंप्लीशन ऑफ ऑडिट की जब हम बात कर रहे थे, अगेन इट्स अ टाइम बाउंड प्रोग्राम। 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। पूरे सेक्शन की जान सिर्फ एक शब्द है, कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अगर मैं किसी क्लाइंट की ऑडिट अगर हैंडल कर रहा हूं, आई नीड टू इंश्योर कि मेरी फर्स्ट हियरिंग में कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट हो जाए। अब मान लेते हैं 3 महीने में अगर ऑडिट नहीं हुआ तो क्या वो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है? तो आंसर इज यस, बट टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। तो कंप्लीट जो ऑडिट वो कितने टाइम में होनी है? 9 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अगर वो नहीं हुई उस दौरान में, उस पीरियड में, जैसे आप लोग 148 की बात कर रहे थे, अगर वो एक टाइम पे नहीं होती असेसमेंट तो उसके बाद ऑफिसर ऑर्डर पास नहीं कर सकता। तो सिमिलरली जीएसटी में भी अगर 9 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट अगर ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ तो वट एवर हिज फाइंडिंग दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल फॉर मी। कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, ये जो टर्मिनोलॉजी है या ये जो डिफाइंड है कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, दिस विल चेंज द मैनर इन विच वी आर प्रैक्टिसिंग। मतलब जो हमारी प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं इस शब्द की वजह से इस सेक्शन के लिए हमें चेंज करना ही पड़े। क्या कहता है ये कमेंसमेंट का मतलब? शैल स्टार्ट कैसे हो रहा है? शैल मीन द डेट ऑन विच द रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे और मैंने उनको दे दी। तो जब आप अपना सबमिशन रेडी करें तो सबमिशन में हम कहीं ना कहीं ये लिखते थे कि आपने एज डिजायर्ड बाय योरसेल्फ वी आर प्रोवाइडिंग हियर विद सो एंड सो।
तो मेक श्योर जो उन्होंने नोटिस दिया था और जो आपका रिप्लाई है उनमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं, और लेटर पे यू मस्ट मेंशन इट that my audit has commenced since I have already submitted all the papers which has been asked by your notice. अब मैं दूसरे दौर पे चलता हूं जहां पर मैं ये कहता हूं 10 पॉइंट्स उन्होंने पूछे, मैंने सिर्फ 4 पॉइंट का जवाब दिया, तो क्या फिर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट हुई? क्या वो 3 महीने में कंप्लीट होगी? तो माय आंसर इज नो, क्योंकि कमेंसमेंट नहीं हुई तो वो ऑडिट सालों साल चलती रहेगी, आप अगर टिट्स एंड बिट्स में पेपर देंगे। और जो इंफॉर्मेशन हैं आज की डेट में वो कहीं ना कहीं इट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू द डिपार्टमेंट बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इटसेल्फ ऑन अ मंथली बेसिस और ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। भाई संसार में, जैसे अजय जी ने जीएसटी में इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन है उनके पास, डू यू एग्री? या कहीं किसी का सेकंड थॉट? यस यस। और आउटवर्ड सप्लाई तो मैं ही देने वाला हूं, तो मैं अपनी दी हुई इंफॉर्मेशन को चैलेंज कैसे करूं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना भी मैंने इनपुट लिया दैट इज ऑल्सो बीइंग अवेलेबल टू देम इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2A। तो चेंज जो हो रहा है वो ये हो रहा है वैट रिजीम वर्सेस जीएसटी रिजीम कि ये कंप्लीट फैक्चुअल और टेक्नोलॉजिकल बेस्ड असेसमेंट हो रही है। जो इन्होंने ऑडिट में 9C जब हम करते थे तो वो लिखते थे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नो, दीज ऑडिट्स आर आल्सो अ foremost there is a reconciliation. तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इज बिलोंगिंग टू द रिकंसिलेशन। तो हमें अपना जो स्किल सेट है इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेल्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज, वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करना पड़े। और एक बेस्ट पार्ट इसमें क्या हो गया है, मतलब व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिटी। रीजन बीइंग ऑनलाइन होने की वजह से क्या हो गया, वो कहते हैं ना कि भाई रोज एक्सरसाइज करोगे इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। तो अगर रेगुलर बेसिस पे जीएसटी की कंप्लायंस ठीक रहेगी तो इट विल ऑल्सो बी गुड फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री जो है वो टूवर्ड्स एमआईएस जो कॉर्पोरेट में होती है वो कहीं ना कहीं लॉक सिस्टम्स में चल रही है कि जहां पर वो हमसे एक इंफॉर्मेशन लेके लॉक हो रही है, एंड दैट टू ऑन अ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। मतलब जहां पे फेरबदल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट अगर हम इसको समझेंगे तो देयर वुड बी डेफिनेटली चेंज इन द वे वी आर डूइंग द प्रैक्टिस। रिक्वायरमेंट, अब मैंने आपसे बैलेंस शीट्स मांगी, ट्रायल बैलेंस मांगा, लेजर्स रिकंसिलेशन मांगे, तो जब वो सारी इंफॉर्मेशन आएंगी उसको मैं कंपेयर करूंगा इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द पोर्टल, दैट इज बुक्स वर्सेस पोर्टल, और बुक्स वर्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन एनी वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। कुछ चीजें कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं कि भाई आरओसी की इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए इनको। There also we are supposed to report the related party transactions, और जीएसटी में उसका कहीं ना कहीं एक स्पेशल ट्रीटमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न्स, दैट टू इन अ डिटेल्ड वर्जन along with the tax audit reports। तो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि जो कोई ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि सेक्शन 7 जो जीएसटी का है, अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन देखें, पुराने लॉज में जाके देखें, वैट की बात करूं तो वो कहता था माल बेचा तो वैट लग जाएगा, बट जीएसटी में जो सेक्शन 7 डिफाइंड है वो इतना वाइडर है
क्योंकि वो कहीं भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं कर रहा है। वो स्टार्ट ही इंक्लूड से होता है, कहता है जी इंक्लूड है। भाई क्या इंक्लूड है वो तो पता है, तो कहीं पे भी फोर कॉर्नर्स नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए व्हाट दे वुड बी रिक्वायरिंग इन द ऑडिट, दैट व्हाटएवर आई हैव सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट, उन सबके मेरे को डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन चाहिए। ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एक तो वो आपसे आपकी क्रेडिटर एजिंग मांगेगी ही मांगेगी, in order to ensure that all the payments have been made within 180 days from the date of invoice. ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन लेजर रिकंसिलेशन, कि भैया जीएसटी के पोर्टल पे लेजर्स क्या है और आपके पास बैलेंसेस क्या है। एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है जीएसटी की ऑडिट्स हैंडल करने में, दैट इज अ ई-वे बिल कंसेप्ट। अब पहले फॉर्म 38 वगैरह अगर जो चलते थे, तो अब हर ट्रांजेक्शन में वी आर सपोज टू इंश्योर कि ई-वे बिल इज देयर। मतलब जिन पे ई-वे बिल की एलिजिबिलिटी है, या उन ट्रांजेक्शन पे जहां पे मेरे को ई-वे बिल बनाना था, तो मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी ऐसे ही अपने रखने हैं कि हर सेल के साथ, हर परचेज के साथ मुझे इंश्योर करना है कि वो मूवमेंट्स हुए थे। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ही कुड आस्क फॉर। देन वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या करेगा वो भाई, कि आपने जो भी रिकॉर्ड्स रखे एज पर दी जीएसटी एक्ट, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते। The document on the basis of which books of accounts are maintained. अब यहां पर ध्यान क्या रखना है हमें, जब हम टैक्स ऑडिट्स बना रहे थे इसी दौर में, तो अगर हमने वहां पे स्पेसिफिकली लिख दिया कि स्टॉक रजिस्टर्स आर नॉट मेंटेन्ड, तो वुड इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दीज ऑडिट्स? क्या जो मैंने अपनी ऑडिट करी कंपनीज एक्ट में, अगर वहां पर कोई मैंने ऑब्जर्वेशन या कमेंट डाल दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वुड इट हैव एनी इंपैक्ट ऑन दिस? जितनी भी मेरी टर्नओवर है, मेरी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, क्या मुझे अपने क्लाइंट का रेट वाइज एचएसएन पता है? ये सारे सवाल उनके इसलिए आएंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द टैक्स पेड ऑन द टर्नओवर। अब एचएसएन की ब्यूटी क्या है कि भाई अगर मैं 4 डिजिट के एचएसएन की बात करूं, 2 डिजिट के एचएसएन की बात करूं, तो उनमें तो सारे रेट्स आ सकते हैं। 0 भी आएगा, 5 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, 28 का भी आएगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि जब हम अपने क्लाइंट का कोई ऑडिट स्टार्ट करें, या कर रहे हैं, या कर चुके हैं, तो हमें उस आइटम का 8 डिजिट पता होना चाहिए। अगर वो 8 डिजिट नहीं पता है, तो शायद कहीं ना कहीं मैं टैक्स रेट कैलकुलेट करने में गलती कर सकता हूं। अब एक दूसरा स्टांस आता है कि जहां पर वो कहते हैं यार जो मैंने परचेज किया था, जो उस पे टैक्स रेट लग के आया, मैंने भी आगे सेल कर दिया। अज्यूम करते हैं कि मेरे पर 12% का एक आइटम आया जो मैंने खरीदा, और उसको 12% के टैक्स रेट पे ही सेल कर दिया। बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट पता चलता है यार ये आइटम तो 18% के अंदर है। तो क्या होगा उस केसेस में? 6% मुझे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? अजय जी वैट में कैसे करते थे? देने पड़ेंगे पैसे। क्या मैं ये स्टांस ले पाऊंगा
कि भाई मैंने तो जिनसे खरीदा था उन्होंने 12 लगाया था? नो सर। तो वो 6% किसकी जेब से जाएंगे? हमारे पास ही जाएंगे। तो अब क्या हो गया कि भाई मैं अपने क्लाइंट के बारे में जितना ज्यादा जानूंगा उतना ही फायदेमंद रहूंगा। और ऑडिट में भी बेसिकली क्या हो रहा है कि जितना भी मैंने ज्ञान लिया जीएसटी का वो सारा का सारा ये एक बारी में पूछ लेंगे। ये एक तरीके का फाइनल एग्जाम है। तो टर्नओवर का टैक्स रेट की हमारी डिस्कशन हो गई। एग्जेम्पशंस, अब एग्जेम्पशंस कोई भी मिलती है तो वो कहीं ना कहीं किसी कंडीशन के बेसिस पे मिलती है, कोई क्राइटेरिया है वो मुझे सेटिस्फाई करने हैं। तो कोई भी अगर एग्जेम्पशंस ले रहा हूं या डिडक्शंस ले रहा हूं तो उसका मेरे पास करेक्ट एक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि जब मैं ऑडिट कराऊं या मेरी असेसमेंट्स लगे तो मैं उस दिन उनको सब्सटैंशिएट कर पाऊं दैट ऑन व्हाट बेसिस आई हैव क्लेम्ड द एग्जेम्पशंस। अब सबसे तकलीफदेही वाला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी का जो सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव था या जो उसकी आत्मा थी या जो उसका सोल था वो क्या था? इट वॉज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये कहा गया था कि इट वुड बी अ सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुझे नहीं पता है वो सीमलेस है या नहीं, क्योंकि इतनी कंडीशंस हैं। अगर मेरे को इनपुट लेना है तो ये पहले तो 16(4) की कंडीशन सेटिस्फाई करूं कि वो चारों चीजें, और उसमें से एक जो है वो कंडीशन है जो कभी कोई सेटिस्फाई अपने लेवल पे नहीं कर पाएगा। मतलब जो मद्रास हाई कोर्ट ने भी स्टैंड लिया कि यू आर आस्किंग द कस्टमर टू डू द इम्पॉसिबल एक्ट। वो कौन सा है कि दैट यू हैव टू इंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन पेड बाय whom? दैट इज द सप्लायर। भाई मैंने आपसे 118 का माल खरीदा, मैंने तो आपको दे दिया लेजिटिमेटली। अब वो जो 18 रुपए हैं वो आपने जमा कराए या नहीं कराए उसका ओनस भी मेरे ऊपर। और जब वो 18 रुपए की लायबिलिटी डिस्चार्ज करी, दैट इज थ्रू वैलिड क्रेडिट और नॉट, उसका भी ओनस मेरे ऊपर। तो वी नीड टू इंश्योर। मैं एक सिविल का पॉइंट टच करा था बीच में, तो अगेन कहीं ना कहीं जो डीलर प्रोफाइलिंग की जो बात हुई थी जीएसटी एक्ट में, दैट दे वुड बी गिविंग अस द डीलर प्रोफाइल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि मैं रेगुलर हूं फाइलिंग में, क्या मैं टैक्सेस पे कर रहा हूं, उसके बेसिस पे दे आर ट्राइंग टू मेक अ क्राइटेरिया ऑफ दैट। जैसे हम लोन लेने के टाइम पे जब सिविल स्कोर होता है तो किसी का 700 है, किसी का 900 है, किसी का 600 है, तो वी आर एबल टू जज कि यार ये पैसे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ग्रेडिंग डिले करी है, अगर वो पहले आ जाती तो इट वुड बी अ बेनिफिशियल फॉर एनी कस्टमर टू नो कि उसका सप्लायर कैसा। तो आप लोग भी इंश्योर करेंगे कि भाई जो आपके क्लाइंट्स हैं दैट दे फाइल देयर रिटर्न्स रेगुलरली, दे पे देयर टैक्सेस रेगुलरली, अदरवाइज इट कुड इम्पैक्ट इन नियर फ्यूचर। क्योंकि वॉट एवर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट पोर्टल, ऑन दैट बेसिस अगर उन्होंने कोई क्राइटेरिया करा तो इट वुड बी गुड और इट वुड बी अ बैड। बट जो भी वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इटसेल्फ। Then we have a correctness of the refund claim. किसी व्यक्ति ने रिफंड ले लिया जीएसटी से और बाद में पता चलता है ये रिफंड बनता ही नहीं था। तो while doing the audit we need to ensure कि जो रिफंड्स हैं they are in line with the provisions.
एक सेक्शन है 65 के अंदर, प्रोसेस भी दिया हुआ है उन्होंने, कि दैट अगर डिस्क्रिपेंसी निकली ऑडिट के दौरान, then proper officer may inform. Now my strong question is that why may inform? It should have been shall inform. कि भाई मैं तुझे अपॉर्चुनिटी तो दूं, जिस व्यक्ति की अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं उसको अगर कोई मेरे को डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट हुई है तो इट शुड हैव बीन इन्फॉर्म टू हिम. But they have used the word may inform. मतलब it's again a discretionary power which has been given to the proper officer. Proper officer shall consider. यहां एक बेस्ट पार्ट दे दिया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ने बताया कि ये डिस्क्रिपेंसी है या नहीं भी बताया, बट अगर बताया और रजिस्टर्ड पर्सन ने उसका रिप्लाई सबमिट कर दिया, तो देन इन दोस केसेस जब भी वो अपनी ऑडिट कंक्लूड करेगा, he is supposed to consider all the reply which has been submitted by the registered person. तो ऑडिट के टाइम पे एक चीज ध्यान रखेंगे, दैट योर ड्राफ्टिंग शुड बी स्ट्रांग, और जो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाएं दैट शुड आल्सो बी स्ट्रांग इन ऑर्डर टू इंश्योर कि जब वो अगर डिस्क्रिपेंसी जहां पर आपका डिनायल है डिपार्टमेंट के साथ और वो रिकवरी के लिए जाता है, तो all these documents would substantiate your claim. और अगर उसने नहीं करा कंसीडर, then it's a violation of principle of natural justice. कि मैंने आपको बता दिया था and without considering that for facts, you have concluded your audit. तो इसके अंदर टेक अवे क्या है आपके लिए कि कभी भी कोई डिस्क्रिपेंसीज हो और आपको बताई जाए तो आप अपना रिप्लाई जरूर सबमिट करें, और इस ध्यान में रखते हुए करें कि दैट दिस रिप्लाई वुड हेल्प यू इन लेटर स्टेज. कंक्लूजन ऑफ ऑडिट. अब मैंने ऑडिट कंक्लूड कर दी, तो जब मैंने ऑडिट कंक्लूड कर दी तो क्या रजिस्टर्ड पर्सन के पास राइट है कि भाई मेरी ऑडिट हुई है तो मुझे बताओ? तो सरकार ने कहा यस, कि 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द डेट ऑफ ऑडिट हम आपको बता देंगे कि हमने क्या फाइंडिंग्स करी, क्या आपके राइट्स थे, क्या ऑब्लिगेशंस थी, और रीजन जरूर देंगे. जैसे हम लोग भी अगर कोई ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, ये ऑब्जर्वेशन इसके बेसिस पे, तो उनकी भी कोई फाइंडिंग्स होगी तो उस फाइंडिंग्स पे रीजन होगा. अभी कुछ ऑडिट्स कंक्लूड हुई जिनकी रिपोर्ट्स आ गई थी फरवरी के अंदर, तो जब ऑडिट कंक्लूड हुई मैंने फाइंडिंग्स बताई, तो डिपार्टमेंट से जो आपने रिप्लाई दिया तो उन्होंने कहा कि वेदर यू एग्री और डिसएग्री, और अगर वो एग्रीमेंट है तो क्या फ्यूचर के अंदर आप इस पॉइंट्स को चैलेंज कर पाएंगे या नहीं. कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं आज मेरे यहां ऑडिट हुई और मैंने उनके पॉइंट्स मान लिए, जो कि भविष्य में आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑडिट मुझे ये पता चलता है इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना ही नहीं था, और उन ट्रांजैक्शंस पे अगर मैंने DRC 03 से जमा करा दिया तो क्या उन पैसों को मैं रिफंड ले सकता हूं? क्या उनके अगेंस्ट में अपील फाइल कर सकता हूं? तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे जब भी आपकी ऑडिट कंक्लूड होगी या कभी आप सबमिशंस देंगे तो यू नीड टू इंश्योर, क्योंकि डिपार्टमेंट जब भी आपसे पूछेगा वो रिटर्न में लेगा
कि जो वो डिस्क्रिपेंसी दी है, आर यू इन एग्रीमेंट और नॉट। तो मेक श्योर आप जब अपने पेपर सबमिट करें, यू मस्ट सबमिट द पेपर विद द कंप्लीट फैक्ट्स। ऑडिट रिपोर्ट दिखेगी कैसे ब्रॉडली, कि आज की डेट में ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑडिट का, ये जानना कि जो टैक्स पे हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। तो उसमें क्या स्थिति आएगी कि 100 रुपए देना था, अगर मैंने 80 दिया है तो देयर इज अ शॉर्ट पेमेंट। तो अगर शॉर्ट पेमेंट है तो कितनी शॉर्ट पेमेंट है, कितना इंटरेस्ट है, और कोई शॉर्ट पेमेंट किसी पेनल्टी की वजह से हुई, मान लेते हैं कोई ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो फ्रॉड के नेचर की थी, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस पे पेनल्टी। तो सवाल एक ये उठता है कि पेनल्टी क्या सुओ मोटो जमा होगी या देयर शुड बी अ प्रोसीडिंग। क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वो स्पॉट रिकवरी कर सकते हैं? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी पैसा उन्हें रिकवर करना है, दे आर सपोज टू इन्फॉर्म अस, विदाउट दैट दे कैन नॉट। बट अगर प्रैक्टिकली कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही है कि किसी वजह से भी क्लाइंट अगर प्रेशर में जमा करा रहा है या किसी भी वजह से करा रहा है, तो मेक श्योर जब डीआरसी जमा कराएं तो यू मस्ट मेंशन इट दैट यू आर डिपॉजिटिंग अंडर प्रोटेस्ट, एज दिस वुड हेल्प इन द लिटिगेशन अगर ये पता चलता है कि उस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगना ही नहीं था। अब हम चलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा ऑडिट? या तो किसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स पे ही नहीं हुआ, या 100 रुपए पे होना था 80 रुपए पे हुआ, रिफंड मिलना ही नहीं था बट मैं रिफंड ले आया, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड, बिना कंडीशन सेटिस्फाई करे मैंने आईटीसी को अवेल कर लिया और उसका यूटिलाइजेशन कर। ये 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आपकी ऑडिट की कंक्लूजन्स होंगी। अब इसमें मैं एग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा। तो वो सारी ट्रांजैक्शन जिनमें मैं डिसएग्री करूंगा, उसमें द प्रॉपर ऑफिसर के पास एक ऑप्शन है, हैज द पावर रादर देन ऑप्शन, कि वो मेरी फाइंडिंग्स ना एक्सेप्ट करे और 73 और 74 में रिकवरी प्रोसीडिंग मूव करे। बट किसी भी केस में देयर वोंट बी एनी स्पॉट रिकवरी। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आपकी ऑडिट हो कि भाई अगर आपका डिसएग्रीमेंट है तो आप ऑफिसर को इन द फॉर्म ऑफ लेटर उसे बताएंगे कि भाई अगर आपका डिसएग्रीमेंट है आप हमें कम्युनिकेट करें एंड वी विल बी सबमिटिंग द रिप्लाई। फॉलो अप एक्शंस। जब ये रिजल्ट आया जिसमें पता चला टैक्स पेड, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनोनियस रिफंड, तो क्या होगा? मैं एग्री कर गया तो मेरे से पैसे मिल जाएंगे, अगर मैं डिसएग्री करूंगा तो वो मेरे को शो कॉज नोटिस देंगे। तो उन शो कॉज नोटिस का मुझे जवाब देना है और उसके बाद वो सारे के सारे आपकी लिटिगेशंस के अंदर फॉल कर जाएंगे, वेयर यू नीड टू इंश्योर योर स्टैंड कि भैया ये टैक्स पेड है, ये शॉर्ट पेड नहीं है, जो मैंने इनपुट लिया है दैट हैज बीन प्रॉपर्ली अवेल्ड। बट ये सारी की सारी चीजें कैसे प्रूव होगी? इट वुड ओनली बी प्रूव विद अ स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन। प्रोसेस। अब कोई भी शो कॉज नोटिस देने से पहले क्या करना है कि भाई एक हम उसको बता तो दें कि भाई फाइनल अपॉर्चुनिटी हम उसको देंगे कि भाई आप का जो ड्यूज बनता है वो इतना बनता है, आप इसको चुका दें। वो अमाउंट कौन सर्टेन करेगा? या तो रजिस्टर्ड पर्सन खुद बता दे या टैक्स अथॉरिटी बता दे।
then show cause notice में there should be a ground on which I am issuing the show cause notice along with the quantification. ऐसा नहीं होगा कि भैया मैंने कह दिया 10 लाख रुपए जमा करा दो. Why? So it has to be a speaking order. अब उसके कंटेक्स्ट में मैंने जो रिप्लाई दिया, इट कुड बी अ सेटिस्फैक्टरी, इट कुड नॉट बी. अगर अनसेटिस्फैक्टरी है तो आप जाइए 73 और 74 में अपना रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें. बट बिफोर इशूइंग द शो कॉज नोटिस, द ऑफिसर आर बाउंड टू इन्फॉर्म यू दैट व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस. तो इस चीज को भी हमें इंश्योर करना है कि भाई अगर कहीं डिसएग्रीमेंट है तो आप उनसे लिख के लें. अब जो ये प्री नोटिस होते हैं, क्या ये सब्स्टिट्यूट है आपके एडजुडिकेशन के? तो आंसर इज नो. तो ऑडिट से क्या होगा, एक इंफॉर्मेशंस, documentary evidences would also be collected by the department. On that basis they are relying. और टैक्स पेयर के पास पूरी राइट्स हैं, वो एक्सेप्ट करें या ना करें. और अगर वो नहीं करते तो देन द डोर्स आर ओपन फॉर डूइंग द litigation on respective demand which has been created by the proper office. राइट्स ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन. अगर मुझे राइट्स पता होंगे तो मैं चेक कर पाऊंगा कि वेदर द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड इन अ प्रॉपर मैनर और नॉट. जब भी आपके यहाँ कोई ऑडिट करने आए तो विनम्रता से आप उनसे ये उनकी आईडीज पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में कभी स्कैम भी हुए थे कि जहां पे डिपार्टमेंट के लोग ही नहीं थे और ऑडिट होके टैक्स रिकवरी करके चले गए. वो राइट क्या है आपका कि 15 दिन पहले आपको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, कोई भी ऐसी ऑडिट ना हो कि जो जल्दबाजी में हो. और इसी दौरान यू आर हैव द राइट टू रिप्रेजेंट और टू ऑथराइज समवन कि जो वो आपके बिहाफ पे एक्ट करे. एडजॉर्नमेंट, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि आपको एडजॉर्नमेंट लेनी पड़ी या डिपार्टमेंट को लेनी पड़ी, तो दोनों को एडजॉर्नमेंट लेने की पावर दी रखी है. रिप्लाई थ्रू लेटर और ईमेल. अब मुझे जब भी मैं रिप्लाई करूं तो ईमेल के थ्रू करूं, और अगर पॉसिबल हो तो लेटर एक्नॉलेज करा लूं, और जो ईमेल जिससे भेजा है उसकी कॉपी भी साथ में लगा. बट मेक श्योर कि वो रजिस्टर्ड मेल आईडी से जाए और उस व्यक्ति के पास जाए जिस व्यक्ति ने ऑडिट स्टार्ट करी है या जिसका रजिस्टर्ड मेल आईडी हमें दिया गया. देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है किसी को अगर आपको कुछ कहना है या कोई फैसला सुनाना है तो उसकी बात भी आप सुन लें. 30 दिन के अंदर आपको फाइंडिंग्स भी मिलनी चाहिए. जब भी आपकी ऑडिट होगी तो विद इन 30 days यू आर हैव द राइट टू टेक द ऑडिट रिपोर्ट. और जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडिट का, वो क्या है? It gives you an opportunity to pay your tax voluntarily, that too without penalty, in case if you are able to prove that there was no fraud, though no suppression, no misstatement. तो उन केसेस में क्या होगा, मेरे को सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स ही देना. तो सुविधा अनुसार आप 73 का जो बेनिफिट है या 74 का सब क्लॉज 6 का जो बेनिफिट है, it could be availed while the audit which is being conducted by the department. ये कुछ हमने लिस्ट बनाई ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव रिसीव्ड. जो जो हमारे पास ऑडिट के नोटिस आए थे कि वो क्या क्या चीजें मांगते हैं हमसे. बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्टर रिपोर्ट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स. देन
जितने भी हम रिकंसिलेशंस बनाते थे एनुअल रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज, कैंसिल्ड इनवॉइसेस, एक ये ध्यान रखेंगे कि भाई जो टाली या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इफ यू आर कैंसलिंग एनी इनवॉइसेस द रीजन मस्ट बी देयर। और ये कैंसिलेशन, और साइमल्टेनियसली देयर इज अ कैंसिलेशन ऑन ई-वे बिल आल्सो, so in those cases there should be a strong reason that why it has happened, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फेक इनवॉइस के रडार पे हैं चीजें, कि भाई मेरा माल चला गया, उसके बाद मैंने इनवॉइस भी कैंसिल कर दिया और ई-वे बिल भी कैंसिल कर दिया। तो डिपार्टमेंट काफी पर्टिकुलर है इन टाइप्स की ट्रांजेक्शन। गुड रिटर्न्स मतलब जो सेल रिटर्न हुआ है, तो उसका प्रॉपर क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट डिटेल शुड बी देयर along with the e-way bills. ITC registered with the date of payment to the supplier, मतलब उन इनवॉइसेस की पेमेंट आपने कब कब करी है वो आपको बताना पड़ेगा। देन आउटवर्ड सप्लाईज आपकी टैक्सेबल होगी, तो वो हमने चर्चा कर ली थी। SCZ सप्लाईज हैं, तो मेक श्योर कि आपने ऑथराइज ऑपरेशन के लिए ट्रांसफर करा है एंड whatever the process that has been specified in the SCZ Act has been followed. एक स्क्रैप सेल आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, उसके लिए आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो अपना डेप्रिसिएशन चार्ट इनकम टैक्स एक्ट का, कि वहां पर अगर कोई डिलीशन हुई है तो उसकी कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग जो है आपने जीएसटी में कर दी। देन जॉब वर्क ITC 04, ध्यान रखें ये मेजरली नॉन कंप्लायंसेस हैं इन सेगमेंट्स में। अब चलते हैं इनपुट्स पे। ऑल्दो 2 साल तो उन्होंने कहा हमें क्लासिफिकेशन मत दो, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट दे आर आस्किंग कि भैया मेरे को ये बताओ कैपिटल गुड कितना है, इनपुट्स कितना है, इनपुट सर्विसेज कितना। तो इसका आपको सेपरेट अपने पास रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट। अब जो डेट ऑफ पेमेंट के साथ उन्होंने स्थिति ली ITC रजिस्टर की, इन ऑर्डर टू एंश्योर कि जो 180 दिन में पेमेंट हुई है या नहीं हुई तो रिवर्सल करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। GSTR 2A mismatch unmatch, it's a big and a gray area, there could be a disagreement। क्यों? क्योंकि सेक्शन 16 में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया था that the ITC should also be reported in the 2A to avail the benefit of the input tax। तो इन केसेस में व्हाट आई एडवाइज, अगर सारी कंडीशन आप 16 की सेटिस्फाई कर रहे हैं, then even if there is a mismatch in the 2A and etc, then don't surrender or don't pay the amount through DRC 03 if you have the strong documentation। सर एक क्वेश्चन था इसमें, छोटे छोटे जो क्लाइंट होते हैं तो वो अपनी बुक्स वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं। अब जब साल 2 साल में कभी इनकी ऑडिट वगैरह आती है तो उसमें पता चलता है कि 2-3 बिल इनके 2A में दिख रहे हैं लेकिन उसने कभी बुक्स में नहीं दिखाए, तो उन केसों में क्या होता है? सर 2A में दिख रहे हैं और बुक्स में नहीं दिखाए, मान लेते हैं अगर वो गुड्स के रिलेटेड हुए फॉर एग्जांपल, और ये पता चला ये माल बिक गया। नहीं, ये तो उसने जब दिखाया नहीं तो बिकाया भी नहीं ना। नहीं, वो तो देखो 2 चीजें है ना, माल आया नहीं ऐसा होता है ना, छोटे छोटे आया, उनके अकाउंट छोटे होते हैं तो वो बिल देते हैं, बिल नहीं दिया उसने, सब कुछ हो गया, ऑडिट वगैरह सब कुछ हो गई। जब 2 साल बाद ऑडिट आई मेरे क्लाइंट की तो उसमें पता चला कि उसके पास 4 बिल और थे 2A में आए नए, जो उसने ना तो अकाउंटेंट को दिए ना कुछ दिया। अब वो माल आया हुआ था, बिक्री किया हुआ, विदाउट ई-वे बिल था वो माल, तो उस केस में क्या होगा? अब सर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है इन चीजों में, ये क्या है, ये डिपार्टमेंट इसको छोड़ेगा थोड़ी, वो कहेगा भाई ये माल तो आपने अंदर तरीके से बेच दिया जिसपे टैक्सेस ही नहीं दिए सरकार को। वो यूं कह रहा है मेरे पास माल ही नहीं आया। तो माल नहीं आया तो 2A पे तो आ रहा है आपके नाम से, मुझे गलत बिल भी चढ़ा देते हैं ना लोग। बिल्कुल सर, जैसे 26 AS में गलत TDS अगर कट जाता था
तो उस केस में वो पूछता तो था ना कि भैया आपकी इनकम है, आपने दिखाई नहीं दिखाई, फिर आप कहते थे नहीं यार ये मेरे पटेन ही नहीं है। तो जब मैं ये कहता था मेरे पटेन नहीं है, तो वो कहता था ठीक है भाई मैं उससे पूछ लेता हूँ कि कहीं कोई पेमेंट तो रिसीव नहीं हुई या पेमेंट तो नहीं करी। तो ये जो आपकी ट्रांजेक्शन होंगी जो कि परचेज रिलेटेड है, जो आप कह रहे हैं आपने अकाउंट फोन नहीं करी बट बैंक से तो पेमेंट गया होगा। अब आप कहेंगे शायद इसकी कैश से नंबर दो सर, वो कैश वैश में ज्यादा करते हैं ना छोटे छोटे लोग। हाँ तो फिर ठीक है सर, फिर आप अपना स्टैंड को जो है भाई इस ऑडिट में या इन प्रोसेस में आप जो कह रहे हैं उसको सब्सटेंशिएट कर दीजिए, फिर आपकी बात सही। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। लेग अब आज की डेट में ट्रेल ऐसी है, आप एक छोड़ोगे दूसरी जगह आ जाएगा। नहीं तो फिर ऑफिसर ये कहेगा ना कि आपको परचेज पे भी देना है और सेल पे भी देना है, तो आरटीसी तो आप उन इसीलिए मैंने वो टैक्स ऑडिट वाला कैटेगरिकली बोला था कि वहां अगर हमने लिख दिया और यहाँ पे फिर हम कहेंगे नहीं जी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन्ड है, तो अगेन क्वेश्चन मार्क है और शायद वो दोनों आदमी मैं एक ही ना हूं। ठीक है, बट टिकट साइज बड़ा ही होगा, मतलब छोटा मेरे को नहीं लगता है कि ऑडिट छोटो वालों की होगी। नहीं सर, एक आया था स्पेशल केस पे था, कुछ दिक्कत थी तो हो गया लेकिन वो केस, लेकिन यही दिक्कत आई थी, इसमें बिल उसके एक्स्ट्रा थे। राजेश जी बस 2 मिनट में ले रहा हूँ, लास्ट स्लाइड है, फिर उसके बाद Q&A ओपन है सर। राजेश जी ऑन कर देता हूँ, अनम्यूट कर देता हूँ आपको। सर, हाँ जी I have one issue कि जी सर। ऑडिट जो ऑडिटर है, इनफैक्ट द ऑडिटर which has been appointed, who has been appointed by the commissioner, तो he has right to issue show cause notice. नहीं क्वेश्चन सर एक बार वापस बताइएगा। सर मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर ने तो अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो बट ही कैन नॉट इशू ऑडिटर ने द नहीं, ऑडिटर ने डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने सबमिट करनी है facet में। वो एक्ट तो मतलब एज ए ऑडिटर ही कर रहा है ना सर। हाँ जी हाँ जी। डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, he has been appointed as a auditor. So my जी, question is that in this situation, who is going to issue the show cause notice? सर क्या होगा, जैसे उन्होंने ऑडिट कर दी जी, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स आपको बता दी। अब जब उन्होंने फाइंडिंग्स बता दी तो पता चला कि भैया यहाँ पे टैक्स डेफिशिएंसी एंड दे हैव अ वैलिड प्रूफ कि भाई ये पोजीशंस ठीक है, तो वो आपके जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को पकड़ा देगा। करेक्ट। और कहेगा कि भैया ये है और ये इस व्यक्ति ने एग्री कर लिया है, इसके अगेंस्ट आप अपनी शो कॉज नोटिस प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। Right. So the I mean show cause notice will be issued by the proper officer. जी सर जी सर। सर एक क्वेश्चन और बताइएगा कि देर इज वन केस जहां पर हमने जो है इनफैक्ट ई वे बिल का से रिलेटेड है। ई वे बिल में हमने बैंक गारंटी लगा के और जो है वो हमने गुड्स रिलीज करा लिया एंड सब्सिक्वेंटली वी फाइल्ड एन अपील। जी सर। नाउ आई हैव ए क्वेश्चन कि वो बार बार 3 महीने आफ्टर एवरी 3 months वो कहते हैं कि बीजी को रिन्यू कराओ। My concern is that there is no need of renewal of BG because I have already deposited 10% and filed the appeal, so the balance amount is state. तो सर क्वेश्चन देखिए, अगर हम समझें कि जो रिलीज ऑफ गुड हुआ था वो किस वजह से हुआ था। सर वो तो कोई भी डिस्क्रिपेंसी की वजह से एयर ई वे बिल में अगर कोई जो आपने गुड्स को रिलीज कराए थे जी, वो आपने गुड्स का रिलीज कराया था ऑन द बेसिस ऑफ द बैंक गारंटी। एग्जैक्टली, बिकॉज दैट ऑप्शन इज बैंक अवेलेबल। गारंटी मान लेते हैं 100 रुपए की थी। करेक्ट, वो तो पूरे अमाउंट की थी, वो आपने पूरे अमाउंट की उनको दे दी थी कि भाई खुदा ना खास्ता कुछ होगा तो 100 रुपए तो आपके पास है ही। करेक्ट। अब हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अपील फाइल कर दी ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स व्हिच ही हैज एडेड इन द शो कॉज नोटिस और इन द डिमांड ऑर्डर। करेक्ट। तो उसके लिए हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी बाय पेइंग द डिपॉजिट अमाउंट व्हिच दे हैव टोल्ड कि 20% या जो भी अमाउंट उन्होंने बोला, 10% जो भी बोला, दैट यू हैव डिपॉजिट। करेक्ट। तो एक तरीके से दो सेपरेट पोजीशंस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक, वी आर फाइटिंग
कि जो ये ट्रांजैक्शन जो ये आपने जो ई-वे बिल में जो डिमांड रेज करी दैट वाज इलीगल, करेक्ट। तो उसकी प्रोसीडिंग वहां हो गई। दूसरा जो आपने रिलीज ऑफ द गुड्स कराया, जी। वो तो आपने कहा ना जी आप ऐसा करो, आप ये रख लो और ये दे दो मुझे। तो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि भाई उसको रिन्यू कराना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज डिपार्टमेंट के पास जो 100 रुपए आए हुए थे उसका तो रिलीज हो गया। अगर वो डिपार्टमेंट अगर आपसे बैंक गारंटी रिन्यू नहीं कराएगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो बार बार आपको रिन्यू के लिए बोलता है। सर बट इन एनी केस अगर वंस आई हैव फाइल्ड एन अपील और मैंने जी सर। 10% जमा करा दिया है तो वो 90% सर ऑटो स्टे है। ऑटो स्टे है सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो अब अल्टीमेटली मेरी सारी इंफॉर्मेशन तो आपके पास ही है भाई, मैं रजिस्टर्ड आपके पास हूँ, आपने एक डिमांड रेज करी, अगर मैं आपके मान लेता हूँ मैं इस रिलीज ऑफ गुड्स को बाहर कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जी। मैं कहता हूँ कोई वैसी एडिशन थी, हाँ। क्या उन Even अगर- केसेस में भी आप मेरे से 100 रुपए लेते क्या? अरे फेक इनवॉइस का भी अगर केस है तो अगर फाइल एन अपील और हमने 10% जमा करा दिया है तो बैलेंस 90% अपने आप स्टे हो जाता है। जी सर। तो जबकि इसके अंदर तो जो ई-वे बिल की प्रोसीडिंग्स है उसमें तो टैक्स इवेजन का मैटर ही नहीं है, वो तो खाली जरा सी एरर की वजह से वो टैक्स वो तो सर वो जो प्रोविजन लिखे हैं ना 122, 121 और वो एक 138 या 139 है शायद, एग्जैक्टली 138। वो इतने बढ़िया लिखे हुए हैं कि सर मतलब अगर आप देखेंगे इस दौर में जी। जो मैक्सिमम एडिशन है वो क्लरिकल एरर की वजह से, क्लरिकल एरर है और जो मतलब सब्सिक्वेंटली मतलब अगर अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो टैक्सेस हैज ऑलरेडी बीन पेड टू द गवर्नमेंट। यस एंड दे हैव मेंशन इन द एससीएन इटसेल्फ के सब इसमें टैक्स इवेजन का मैटर नहीं है। हाँ, अब पहले और अब में क्या था, जब शुरू में अब इसमें जब चर्चाएं होती थी तब कहीं ना कहीं हम कोशिश करते थे टैक्स इवेजन को डाल दें कि ये असेसी के बेस पे डालें दैट देयर इज नो टैक्स इवेजन, देयर इज नो इंटेंट टू इवेड द टैक्सेस एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग। परफेक्ट। इसमें कई हाई कोर्ट के, शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था जो फेवरेबल था, जिसने इस स्टैंड को लिया था जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने छोड़ा था। देयर वाज नो इवेजन ऑफ टैक्स or there was no intent to evade the tax and due to the mere procedural error. But my concern is that these two cannot be considered as two different proceedings because I have filed an appeal against the same order for which I have given the bank guarantee to release the goods. So I think two things cannot run simultaneously कि मैं उसको 100% उनके पास में maintain करूँ and at the same time I have already deposited 10% of the amount which is required, which is a pre-deposit to file the appeal. इसी के लिए मैं आपको ये जो केस को कोरिलेट करने की, जब आप अपनी सबमिशन भी दें और जब आप उनको एक्सप्लेन करें कि अगर ये काउंटर केस दूसरा होता कि जहां पर देयर वुड हैव बीन नो गुड्स इन्वॉल्व्ड एंड देयर इज अ टैक्स डेफिशिएंसी, तो उन केसेस में भी तो आप मेरे को 10% दे के सुनते हो ना। सर मेरा दूसरा अगर मैं 100% फ्रॉम माय साइड, अगर मैं रिन्यू नहीं कराता हूं तो वो क्या कर सकते हैं? मेरा रिन्यू नहीं कराता तो वो क्या कर सकते हैं? पहले तो आपको भेजेंगे कुछ ना कुछ, तो फिर अगर आपका सबमिशन सेटिस्फैक्टरी हुआ तो वो ड्रॉप हो जाएगी, अदरवाइज दे कैन आस्क फॉर, जैसे वो लैंड रेवेन्यू या एरिया रिकवर करते हैं तो दे कैन डू दैट आल्सो। सर माय अपील इज देयर एंड द बैलेंस अमाउंट हैज ऑलरेडी बीन स्टेड। सर मैं कह रहा हूं ना कि जो आपका फैक्ट्स हैं या जो आपके केस हैं दैट आर टू स्ट्रॉन्ग कि जहां पर कोई नेगेटिव व्यू आए। करेक्ट। क्योंकि आपने कोई चीज ऐसी नहीं करी है जो कि बियॉन्ड लॉ है। अगर वो है भी सर, वो तो नाउ द हायर अथॉरिटी विल डिसाइड ना। यस सर, यस। नाउ द मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कमिश्नर अपील, दे हैव टू डिसाइड। सो बिल्कुल सर। एंड ड्यूरिंग द पेंडेंसी यू कांट आस्क मी कि आप सब इसको जो है वो दोबारा रिन्यू कराओ, अदरवाइज हम इसको इन्वोक कर देंगे। हाउ कैन दे इन्वोक? तो सर आप ऐसा है ना, देखो रिन्यू इन्वोक तो तभी करा पाएंगे ना जब लिमिट होगी, जब एक्सपायर हो जाएगी कोई बैंक गारंटी, तो फिर वो इन्वोक भी नहीं करा पाएंगे ना सर। वो नॉर्मली सर वो सीधा बैंक को चिट्ठियां भेजते हैं और बैंक थोड़ा सा डरता है, तो वो बैंक तो सर अब वो ये ना कि बीच में तो बैंक अकाउंट अटैच भी, मतलब जो सीरीज चला था या दौर चल रहा था, तो बैंक को तो दे आर सपोज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। एग्जैक्टली। समटाइम बैंक जो है ना वो डिफिकल्ट है। मेरी सजेशन या एडवाइस आपको यही होगी सर
कि आप अपना केस जो है, जिनके पास आपकी बैंक गारंटी है, उन्हीं को आप एक्सप्लेन करें। सर उन्होंने तो जो विधि- करना था वो कर दिया ना सर, वो तो दे हैव पास्ड एन ऑर्डर एंड दे नहीं, हैव जो रिलीज्ड द जो जो बैंक गारंटी को इन्वोक भी करेगा वो अगेन आपका जुरिसडिक्शनल ऑफिसर ही करेगा। एग्रीड। तो मैं यही कहना उसको चाह एक रहा हूँ चिट्ठी आप लिख दीजिए, जी ऑन रिकॉर्ड लिख दीजिए। सर, वो हमने So that ऑलरेडी अगर उनको कोई चीज अगर ऑलरेडी ऐसी उनको release होती भी आपके, तो अगेन यू हैव अ जी वैलिड ग्राउंड। करेक्ट, हमने ऑलरेडी अपील की कॉपी उनको दे रखी है कि वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड द अपील एंड विद जी सर, 10% टैक्स अमाउंट दैट वी हैव ऑलरेडी डन इट। जी सर, राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक। तो विद दिस माय डेलिब्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी ऑडिट इज कंप्लीट। और किसी का कोई क्वेश्चन और आंसर होंगे, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट। अजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। किसी भी मेंबर के कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है या अपना हैंड रेज कर सकता है, जिससे कि स्पीकर सर उनके सवालों की या क्वेरियों के जवाब दे सकें। नहीं है तो फिर मैं एक इंस्टांस डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद वी कैन कंक्लूड दैट। ओके 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 सर। अगर आप लोग अलाउ करें तो। ओके सर ओके। राजेश जी, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग अभी एक केस आया है हमारे पास, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं प्लेटफॉर्म पे ही। अब कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं जब ऑडिट में प्रेशराइज एक्टिविटी की वजह से रजिस्टर्ड पर्सन ने वॉलंटरी एग्री भी कर लिया और डीआरसी जमा भी करा, और ऑडिट रिपोर्ट आ गई उनकी तरफ से और उसमें लिखा हुआ था वेदर द असेसी इज इन एग्रीमेंट और नॉट। तो आंसर यस था। कोई फाइंडिंग्स थी, मान लेते हैं कुछ भी थी फाइंडिंग्स, एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको फाइंडिंग्स का भी, कि एक ट्रांजैक्शन हुई रिलेटेड पार्टी से। तो इन्होंने कहा था कि भाई रिलेटेड पार्टी से कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, जो भी इनवॉइस पे वैल्यू लिखी जाएगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब इस केस में डिपार्टमेंट ने एडिशन कर दी, कहा नहीं, जब आप रिलेटेड पार्टी से करोगे देयर शुड बी एन ओपन मार्केट वैल्यू, और उसके बेस पे उन्होंने 20 लाख रुपए की टैक्स की एडिशन कर दी। अब वो केस अभी आपके पास आया है, ये वो केस है जिसमें क्लाइंट ने एडमिट कर चुका है हाँ ठीक है, और पैसे भी जमा करा दिए। तो क्या इज इट अ फिट केस टू एजुडिकेट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द क्लाइंट हैज एग्रीड? तो ऑडिट के दौरान आपको ये चीजें भी आएंगी कि जहां पर आप उसके कौंसल होंगे तो शायद आप बोलेंगे नहीं करो, और कई केसेस में ऐसा होगा कि जहां पर आपके पास केस उस स्टेज पे आएगा आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जहां पर असेसी ने एग्री कर लिया ऑन दोस फैक्ट्स जिस पे टैक्स लगना ही नहीं था। हाँ जी सर, राजेश जी आप अपना व्यू शेयर करें सर। सर मैं अभी शायद जी सर, जी सर, आई ऑडिबल सर? यस जी सर सर। यस सर। मेरा व्यू तो ये है कि इवन इफ एडमिशन, अगर देखिए सर, कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस हैं जिसमें एडमिशंस को वो मानते नहीं है, और कायदे से तो उन्हें एडमिशन कराना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हियर दे डोंट हैव एनी पावर फॉर रिकॉर्डिंग एनी स्टेटमेंट के एडमिशन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना। तो अगर इफ इट इज, बिकॉज वहां तो उन्होंने बोला है कि अगर रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन है और 100% उसका अगर हमको आईटीसी मिलना है तो हमें वैल्यूएशन देखना ही नहीं है। तो हियर द डिपार्टमेंट हैज गॉन बियॉन्ड द provisions of the law. So even if the, because party is not a technical person to understand the things, I might have, अगर मैं 100 रुपए की वैल्यू को 1 रुपए की वैल्यू पर भी अगर वैल्यू करके भेज रहा हूँ, so there is, because वो मैं जहाँ भेज रहा हूँ वो 1 रुपए पे भी जो ITC है that would be available. So in my view उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, even if they have deposited the tax, we should file the appeal against it. और या अगर शोकोज अभी नहीं इशू हुआ है, शोकोज से पहले ही जमा करा दिया है, so in case of showcase we have to raise this question and concern, and then अगर showcase में भी adjudication में भी अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है, then we'll file appeal thereon. जी सर। तो सर उसके अगेंस्ट में मतलब अब तो ऑडिट रिपोर्ट ही कंक्लूड हो गई, शोकोज नहीं आएगा उसमें। नहीं आएगा।
ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड हो गई सर, ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूड हो गई और सुओ मोटो मैंने पैसे जमा करा दिए। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही हमने पैसे जमा करा दिए हैं एंड देयर इज नो शो कॉज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। अभी स्टिल आई समय होगा तो इस पे भी चर्चा होंगी। हाँ, अगर शो कॉज नहीं है बट स्टिल आई बिलीव कि मतलब हमको रीओपनिंग के लिए कहीं ना कहीं एप्लीकेशन लगा के कॉज ऑफ एक्शन अराइज, और द रिट इज द अल्टरनेटिव। इफ अपील इज नॉट देयर देन वील हैव टू फाइल रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट। फूड फॉर थॉट मैंने आपको दे दिया, मैं बस एक लास्ट कंक्लूडिंग मार्क देके फिर अजय जी को दे दूंगा। व्हाट वी हैव डिसाइडेड, वी वुड बी फाइलिंग अ रिफंड एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। सर रिफंड में एक इशू आएगा कि रिफंड सर एग्रीड है तो फिर हम रिफंड कैसे मांग सकते हैं? दो तो Yes. ने एग्री किया पहले। रिफंड का तो सर वहां पे आपको कॉलम ही नहीं मिलेगा जिसमें आएगा सर, column ही आएगा। नहीं लगा पाए। मैं अपने विचार शेयर कर देता हूँ, आपके लिए भी है। आप भी अगर कहीं और बेटर ऑप्शन होगा तो वी विल डेफिनेटली कम विद यू। सर टू मी ऑर्डर वी शुड अपील होगी नहीं, ऑर्डर ऑर्डर में जाना होगा पड़ेगा। अपील होगी नहीं, रिट में जा नहीं सकता अभी। रिट में जा सकते हैं सर। रिट अभी मैं नहीं जाना चाहता सर। हर चीज में रिट जाऊंगा तो डिपार्टमेंट कहेगा, गवर्नमेंट कोर्ट कहेगा हैव यू फॉलोड द प्रोसीजर्स। तो मैं ये स्टांस एक स्टांस में ये ले रहा हूँ कि मैं रिफंड की एप्लीकेशन मूव करूंगा। करेक्ट। जो मैंने पैसा जमा कराया वो टैक्स ही नहीं था, और लेट देम रिजेक्ट, फिर उस रूट से मैं कोर्ट पे जाऊं। सर मेरे ख्याल से वहां पर शायद हमको रिलीफ नहीं मिल पाए। रीजन बीइंग के मतलब रिफंड के केस में तो उन्होंने केवल ये देखना है कि रिफंड बनता है या नहीं बनता है। सो दे आर वो नॉट अदर्स में है सर। एनी अदर ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो वहां पर वो चीजें आ जाती हैं सर। बट यू हैव नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स अंडर प्रोटेस्ट। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना सर, एनी अदर ग्राउंड जब आप देखेंगे 54 का सेक्शन 54 जब आप पढ़ेंगे तब वहां पर कोई ये टैक्स ही नहीं है ना, तो जो मैंने जमा कराया वो वापस करो। द गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी एनीथिंग व्हिच इज नॉट टैक्स। सर आई डिफर विद, मेरा मानना ये है कि व्हेन देयर इज नो एनी अल्टरनेटिव रेमेडी वी शुड गो फॉर रिट पिटीशन। मैं सर कह रहा हूँ ना, मैं तो बाद में जाऊंगा, इसके बाद जाऊंगा। राइट, पहले आप इस रूट को ट्राई करना चाह रहे हो। जी 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 जी, ठीक है सर। क्योंकि कोर्ट जब ये कहेगा आपने करा था कुछ, मैंने कहूंगा हाँ मैंने करा था। यू राइट अ लेटर टू देम फर्स्ट कि साहब हमसे गलती है। कोई सबमिशन नहीं है सर उसकी टू द प्रॉपर ऑफिसर आई थिंक। वो मानेगा नहीं सर। मेरे ख्याल से वो भी कर लीजिए सर। ठीक है सर, इट इज बेटर कि आप मतलब ऑडिट टीम को एंड मैं तो सारे जितने ऑप्शंस होंगे आई विल ट्राई। आप उनको चिट्ठी लिख दीजिए कि साहब ये गलती से मुझसे मेरे क्लाइंट से एंड आई हैव बीन एडवाइज्ड नाउ बाय माय कंसल्टेंट कि मेरे से गलती हो गई है। जी सर। तो मतलब जो है वो आप इसको मतलब केस को मतलब मेरे को रिफंड, वहां पर हम अपनी एप्लीकेशन लगा के पहले हम मैनुअल रिफंड की बात करें। ओवर टू अजय जी। और किसी मेंबर की कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में पूछ सकता है। I think there is no query in the chat box and nobody has raised hand. So I am going to conclude with the thank you Mr. CA Mohit Golchaji for his wonderful deliberation. उन्होंने हमें जीएसटी ऑडिट अंडर सेक्शन 65 के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया और डिपार्टमेंट में बाद में हमारे साथ क्या होने वाला है, जिससे कि हम पहले प्रिकॉशन ले सकें, नोटिस अपना पहले ही फर्स्ट स्टेज पे फाइल करके उनसे रिप्लाई ले सकें। ऐसे ही इन्होंने बहुत बारीकियों के बारे में समझाया, जिससे कि भविष्य में होने वाली जो डिपार्टमेंट से दिक्कत है उनको हम पहले से ही जान सकें। उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में हमें इस टेक्निकल पॉइंट को समझाया, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम उनके संपर्क में रहेंगे, ये हम उनसे अपेक्षा करते हैं। थैंक यू सीए पवन कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रेवा चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, सीए शरद पालीवाल जी, पास्ट चेयरमैन CIRC, एंड हमारे नीलेश गुप्ता जी जो कि सुबह सेशन में थे लेकिन किसी कारणों की वजह से भी चले गए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू राजेश मल्होत्रा जी,
थैंक यू संदीप अग्रवाल जी, कुशल गुप्ता जी, एंड नितिन अग्रवाल जी, हिना बंसल जी, और थैंक यू अंजुल शर्मा जी, जिन्होंने हमें आपसे मिलवाया, जिससे कि हम आपके डेलिब्रेशन को सुन सके। मैं सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। थैंक यू टू ऑल।